मेहनत से क्या चीज़ संभव नहीं है। मेहनत से हर चीज़ हासिल करी जा सकती है। आज साक्षात्कार आपको देखने को मिलेगा अर्जुन जी का। बहुत ही शानदार साक्षात्कार है। लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको समय यहाँ देना पड़ेगा और हर एक यात्रा को उन्होंने बताया। आप ज़रा कल्पना करिए, जिस अभ्यर्थी ने 2022 का पेपर दिया, 2022 के पेपर में असफल हो गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, तैयारी को बंद नहीं करा, फिर से एग्ज़ाम दिया, प्री निकाला, फिर से 116.87 अंक प्राप्त किए और फिर से मेंस दिया और मेंस में 85.41 अंक प्राप्त किए। पूरे मध्य प्रदेश में 7वीं रैंक, टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया और अपनी शिफ्ट के टॉपर बने। लैब टॉपर नहीं, अपनी पूरी शिफ्ट के टॉपर बने। परसेंटाइल 100 परसेंटाइल जिन्होंने स्कोर किया, उनकी पूरी कहानी मात्र 10 या 15 मिनट में आपके सामने रख पाना संभव नहीं था। इसलिए ये जो इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को आप जिस तरीके में देखना, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, 2 पार्ट में देखना है 2 पार्ट में देखिए। एक बार में पूरा शायद देखना संभव ना हो पाए, मन लगेगा तो एक बार में पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे। लेकिन उनकी बातों को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार टॉपर कैसे बना जाता है। कोई टॉपर पैदा होके नहीं आता, टॉपर बनना पड़ता है। मेहनत से ही टॉपर बना जाता है। मेहनत के द्वारा ही जो हम चाह रहे हैं वह हासिल किया जाता है। उनके साक्षात्कार में बहुत बारीक बातें हैं। उन्होंने पूरा दिल से चीज़ें आपके सामने रखी हैं। पूरी ईमानदारी के साथ में अपने आप को उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। पूरे साक्षात्कार को देखिएगा और अभी नहीं, इंटरव्यू पूरा देख लें। आपको इंटरव्यू अच्छा लगे, कुछ सीखने को उनसे मिल जाए, अपनी कहानी को आप उनसे जोड़ पाएँ, उनसे आप जोड़ पाएँ, तो आखिरी में वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर। जब आपको चीज़ें पसंद आए, आपको लगे, और आखिरी में जाते जाते यह चीज़ होगी आपके साथ में। और इंटरव्यू अच्छा लगे तो आखिरी में एक कमेंट ज़रूर करना कि इस कहानी ने, इस इंटरव्यू ने किस प्रकार से आपको फ़ायदा पहुंचाया और अब आप अपनी तैयारी को किस प्रकार गति प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आज हम एक बहुत ही खास, जी हाँ, बहुत ही खास साक्षात्कार करने वाले हैं और इस साक्षात्कार में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हमारे साथ में अर्जुन मेवाड़ा जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपने वर्ग 3 के द्वितीय अटेम्प्ट में 2022 वाला एग्जाम भी दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर से इन्होंने अपनी तैयारी प्रारंभ करी और फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं। तो इनकी कहानी बहुत ही मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी जो रैंकिंग है, ऑल ओवर एमपी में 7th रैंक है। जो टॉप 10 के अभ्यर्थी होते हैं उनमें इनका नाम आया। मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा। यदि वर्ग 3 जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से हम टॉप 10 को देखें तो 7th नंबर पे अर्जुन जी हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के साक्षात्कार में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद सर, आपका बहुत सपोर्टिव रहा है इसमें। कैसा लग रहा है आपको सही है सर, बहुत बढ़िया ज्वाइनिंग, मतलब मेरिट में नाम आने के बाद? सर बहुत आनंद में है सर, स्पेशली घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, मेरी फैमिली को तो बहुत ही, मतलब उनकी आशाएं भी जुड़ी रहती हैं तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बात तो आपने सही कही। तो अर्जुन जी, थोड़ा सा हम आपका सामान्य सा परिचय जानेंगे ताकि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो आपसे परिचित हो जाएं सामान्य तौर पे। तो आप अपना सामान्य सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम अर्जुन मेवाड़ा है। मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। शाजापुर के पास काला विपल है, वहाँ उसके पास से हूँ सर। पास में गाँव है भिसायना ही, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा हम आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, स्कूलिंग, एकेडमिक्स हैं, कॉलेज वगैरह, तो उनको आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर मैंने 10th और 12th दोनों गवर्नमेंट स्कूल से की है और 10th में मेरा 84% है सर, और सॉरी 10th में 84 है और 12th में 83% है सर।
हम्म। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन करा था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सर, तो उसमें मेरा 62% है सर, बरकतुल्ला से करा मैंने सीओ से। और उसके बाद सर बरकतुल्ला। मैंने डीएड करा हुआ है। हाँ हाँ। सर। और उसके डीएड के बाद सर बाद। मैंने डीएड करा है। हम्म। डीएड के बाद सर मैं फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी में स्टार्ट हो गया था मैं। अच्छा, मतलब डीएड होने के बाद ही आपकी तैयारी प्रारंभ आपने कर दी थी। हाँ सर, उसके बाद करी थी, डीएड के बाद करी थी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, यस हाँ, सर। काफ़ी अभ्यर्थी क्या रहता है कि मतलब उनके साथ क्या रहता है कि जब डीएड में एडमिशन लेते हैं वो अपनी तभी आज मतलब इतने अवेयर अब हो गए हैं कि डीएड चल रहा होता है और अपनी तैयारी भी चल रही होती है उनकी तो। सर मेरे को इतना टाइम लगने का सबसे बड़ा कारण रहा सर अवेयरनेस। मेरे को बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। हाँ तो हाँ। कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण है मेरा वो कि टाइम लगने का सर। नहीं, ये चीज़ तो है, कई बार हमारा मतलब माहौल या फैमिली बैकग्राउंड कह लीजिए या पारिवारिक माहौल या एक अपना फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं रह पाता, तो हमें उतना आइडिया नहीं लग पाता चीज़ों का। यस सर। सर मेरा जानकारी। थोड़ा-सा ये रहा था कि मैं 12th के जस्ट बाद स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट हो गया था। तो हाँ हाँ। वहाँ से फिर मेरे को एक्सप्लोर होना बंद हो गया कि मेरा सुबह से स्कूल था 10 से 4 तक, उसके बाद मैं घर आ जाता। तो गाँव पे रहता था सर, तो वहाँ पे ज़्यादा मेरे को चीज़ें समझ ही नहीं पड़ रही थी कि एक्चुअल में क्या करना है। जब मैंने हम्म। स्कूल चेंज किया उसके बाद बाहर आया मैं चीज़ें, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद छूट गई है। नहीं, सही बात है। तो अच्छा, अर्जुन जी, आपने अभी मतलब अपनी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जो यात्रा है, वो कब से आपने प्रारंभ करी? सर सबसे पहले मैंने 2022 में जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम थे सर, तो उस हम्म। एग्ज़ाम के पहले मैंने फॉर्म की भी बात की, उस टाइम स्टार्टिंग में पोस्ट कम थी। आई थिंक 4000 समथिंग पोस्ट थी उस टाइम। तो हाँ हाँ। मेरे को ऐसा लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा इसमें। तो मैंने उसकी तैयारी बाद में स्टार्ट की थी। तो उसमें सर मेरे को 101 मार्क्स थे, तो उसमें रह गया था मैं। फिर उसके बाद सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे मैंने अपने आप को देखा कि एक्चुअल में कहीं न कहीं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा है उसमें। हाँ बहुत पढ़ हाँ। रहा था मैं जितनी मेरे में एबिलिटी थी। फिर भी नहीं हुआ तो मतलब बुरा तो लग रहा था, पर ये था कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलती तो हुई है। हम्म। तो ऐसे हुआ और उसके बाद सर मेरे को फिर आपका सिलेक्शन हो गया था मतलब कुछ टाइम बाद। तो आपने हम्म। आपके डीवी वगैरह से रिलेटेड वीडियो डाले थे आपने, और आप स्पेशली आपने सबसे पहले तो आपका डाला था कि आपको 120 मार्क्स आए हुए हैं। हाँ तो वहाँ हाँ। से फिर मेरे को मेरी गलतियाँ लगी कि कहीं न कहीं मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, और बाहर होने का बहुत बड़ा रीज़न है सर। नहीं, सही बात है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अपने साथ में जो मतलब आपने उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी हुई होगी, शायद हो सकता है कुछ गलतियां हो गई होंगी उस टाइम पे। सोशल मीडिया पे भी मतलब मतलब मैंने ऑब्जर्व करा है कि उस टाइम पे जब 2022 वाली परीक्षा थी तो गाइड करने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, तो कि कोई गाइड कर दे, कोई बता दे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस समय ये समस्याएं थी बड़े स्तर पे। ये सर मेरे साथ हुआ था ओवर उसमें 2022 की जो वर्ग 3 थी। उसके बाद हाँ सर हाँ। बहुत सारी चीज़ें फिर चेंज हुई, तो कहीं न कहीं उसी का फ़ायदा हुआ सर ये। नहीं, बिल्कुल, और अर्जुन जी बिल्कुल आप तो ऐसे समझना कि ये जो भी अपन को अभ्यर्थी देख रहे हैं वो कुछ छोटे भाई बहन हैं, बस सीखने के उद्देश्य से आए हैं। तो उनको बिल्कुल हृदय की गहराइयों से अपन को समझाना है और वो बिल्कुल जज नहीं करेंगे कि ये आप कैसे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल छोटे भाई बहन हैं, अपन को तो ये लेके चलना है, क्योंकि यदि ये चीज़ें अपन लेके चलेंगे तो अपन बहुत अच्छे से उनको यस सर। समझा पाएंगे। और सम मतलब ये अपना इंटरव्यू है ही नहीं है, मान लीजिए, वो तो आप और मैं सर बस संवाद। हाँ हाँ। वो तो कोशिश अपन यही कर रहा बिल्कुल। हूँ सर अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही करना है अपन को, अपन तो ये मान रहे हैं कि अपन दोनों संवाद कर रहे हैं और इस संवाद में कुछ छोटे भाई बहन होंगे जिनको आगे अध्ययन करना है, बस वो सीख रहे ही होंगे, कुछ ना कुछ छुप छुप के वीडियो देख रहे हैं, हाँ। वो सीख रहे हैं। सर मैं किसी को सिखा तो नहीं सकता, बस ये है कि सर कि ये सोच के आपके साथ बात कर रहा हूँ कि मेरे बस अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना हाँ तो मैं हाँ। अपने आप को काबिल नहीं समझता सर कि मैं कुछ किसी को सिखा सकूँ। हाँ हाँ। क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर आपसे, तो बस वो अनुभव ही बता रहा हूँ सर मैं, और कुछ नहीं नहीं, ये मतलब अनुभव, अब अधिकतर अभ्यर्थी अनुभव ही जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आपके साथ क्या है कि इस बार काफी यस अभ्यर्थी सर। असफल हुए हैं इस बार की परीक्षा में भी, और शायद 22 वाली में भी नहीं हो पाया था, इस बार उनका यस सिलेक्शन सर। नहीं हो पाया। और आपके साथ भी मतलब जो आपने जो चीज 2022 में फील करी और 2023 में जब रिजल्ट आया, भर्ती प्रक्रिया हुई, 22 में आ गया था, तब आपका नहीं हो यस सर। पाया था। तो आपने जो चीजें फील करी यस हुई सर। होंगी, ऐसा फीलिंग अभी काफी अभ्यर्थी कर रहे होंगे।
और कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए कि चलो एक बार और प्रयास करते हैं, क्या पता अगली बार हो जाए। क्योंकि सर कहीं न कहीं वर्ग 3 में जो 2022 का रिजल्ट आया था, उससे मेरे को हाँ बुरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि उस टाइम पोस्ट बहुत ज़्यादा थी और हाँ इतनी हाँ ज़्यादा पोस्ट होने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा जो स्तर है वो बहुत नीचे है। मतलब अगर मेरे को सिलेक्शन चाहिए तो उसके हिसाब से अगर इतनी सारी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हाँ सिलेक्शन के लिए मतलब उसकी दौड़ में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ मैं अभी। तो कहीं न कहीं मेरे को दिमाग में ये था कि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये क्लियर था, मतलब पॉज़िटिव ये था कि सर मेहनत तो करनी ही है, पर कहीं हाँ न हाँ कहीं व उस टाइम भी मेहनत करी थी, पर ऐसा लगा कि वो मेहनत थोड़ा-सा सही डायरेक्शन में नहीं थी सर। वो सर बोलते हैं ना, वो गधा भी काम करता है और घोड़ा भी है, तो वो घोड़े वाला वर्क मैं कर नहीं पाया था। वो गधे जैसे लगे रहने पे सर वो तो नहीं मिलेगा ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें थी मेरे साथ। फिर वो सेल्फ डाउट अंदर ही अंदर, इतने सेल्फ डाउट बनते हैं हम अपनी योग्यताओं पे, मतलब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं हम खुद ही। ये चीज हाँ सर, वहां पे कहीं न हो। कहीं फिर वो आप सर वो आपके जो वीडियो मैंने बाद में देखे थे, फिर आपकी स्ट्रैटेजी मैंने देखी थी कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी थी। तो कहीं न कहीं मेरा पहला तो कमी मेरे में ये थी कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा था एग्ज़ाम की तैयारी, हम्म तो उसके कारण पूरा सिलेबस जो चाहिए वो हो नहीं पाया। मैंने कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन की 2-3 बुक खरीद के मैं कंटिन्यू उनको पढ़ता गया। कहीं टेस्ट का हम्म आइडिया था नहीं, टेस्ट का आइडिया से सबसे पहले मेरे को आपके थ्रू पता चला कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी टेस्ट दिए जाते हैं। वो ये लिटरली हम्म सर ईमानदारी से मेरे को उसके पहले बिल्कुल नहीं पता था कि टेस्ट भी दिए जाते हैं। मेरे को टेस्ट के बारे में आइडिया ही नहीं था। वो फिर वो आपने कि मैंने अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ से टेस्ट दिए, मल्टीपल टाइम टेस्ट दिए। तो वो सारी चीज़ें सर अभी इस टाइम मैंने अपनाई उनको, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता नहीं था। तो उस टाइम जब आपके वीडियोज़ मैंने देखे और स्पेशली मैं ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ यूट्यूब से, कुछ सिलेक्टेड ही देखता हूँ। तो वहाँ पे मेरे हम्म को फिर बहुत पता ये चल गया अपने आप में कि मेरे में कमी क्या-क्या है। तो उसके बाद फिर सर मैंने सीटेट के बारे में, क्योंकि उस टाइम वैकेंसी थी नहीं कोई सी ऐसी, तो फिर मैं नहीं। सीटेट की ओर बढ़ा कि मेरे को सीटेट देना है। तो फिर मैंने आपका उस टाइम सीटेट भी निकला हुआ था, तो हाँ फिर मैंने आपकी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैंने सीटेट दिया, तो फिर 2022 में मेरा फिर सीटेट दिसंबर में निकल गया। तो हाँ। सीटेट सर मेरे दोनों ही क्लियर हैं। पेपर 1 और पेपर 2 स्कोर क्या है इसमें आपका सीटेट में? सर पेपर फर्स्ट में मेरा 109 मार्क्स हैं और पेपर सेकंड हाँ, में मेरा 116 मार्क्स हैं सर। तो अच्छा वही नहीं मैंने जो आपने स्ट्रेटेजी की थी, कहीं न कहीं वो मेरे को काम आई और वहाँ पे वो रिज़ल्ट दिखा सर। उस टाइम फिर ऐसा लगा कि अगर अपन एक प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। और सही बात है, वहाँ पे जो आपने अध्ययन किया वो कहीं न कहीं आपको वर्ग 3 में हेल्प हुई होगी, जैसे कि आपने साइंस वगैरह हाँ पढ़ ली सर, होगी तो। इनडायरेक्टली सर चीज़ें हाँ, ये सर इनडायरेक्टली सर हेल्प होती है। ये तो अपन डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन आ रहा है और 4 महीने पढ़ रहे हैं उससे सिलेक्शन हो रहा है। ये अपने को नहीं, नहीं। उस टाइम तो सर पढ़ना ही है, सबको ही पढ़ना है वो तो, पर वो पीछे वाली चीज़ें काम तो बहुत ज़्यादा आती है सर। वो तो कहने में हो जाता है कि मात्र मैंने 3 महीने 4 महीने पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया, जबकि वास्तविकता ये रहती है कि जो लंबा संघर्ष रहता है, हम मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पढ़ रहे थे, असफल ही भले हो रहे थे, लेकिन हम सीख रहे थे। हाँ सर। वो चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ ये सर, वो चीज़ें। चीज़ें कहाँ पे काम आने वाली ये तो नहीं बता सकते, पर वो चीज़ें बिल्कुल सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा काम आती है सर। हाँ, हाँ। और स्पेशली सर मैंने फिर हाँ, ये था थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। अभी तक हम बात करें कि आपने वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया, 2022 वाला आपका हो नहीं पाया था वहाँ पे तो। और उस वर्ग हाँ 3 सर। के बाद सीटेट भी आपने उसी टाइम पे दिया। उसके बाद फिर आपने और कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? सर उसके बाद में सीटेट के बाद वर्ग 2 का लग रहा था कि वर्ग 2 की प्री वैकेंसी थी वर्ग 2 के लिए सर। तो फिर अच्छा सर मैंने वर्ग 2। वर्ग 2 का हुँ, हुँ। हाँ, तो वर्ग 2 की प्री की मैं तैयारी में लग गया था। मेरा मैथमेटिक्स से था सर उससे, गणित से। तो मैं हाँ, वर्ग हाँ। 2 में लग गया था तैयारी में, तो वर्ग 2 की तैयारी प्री की करता रहा सर मैं उस टाइम। फिर प्री के हुँ। एग्ज़ाम में मेरे को 96 99 मार्क्स थे वैसे सर, पर हाँ, हाँ। नॉर्मलाइज़ेशन में 96 हो गए थे वो। हाँ, हाँ। उसके बाद सर मैं कंटिन्यू फिर वर्ग 2 के मेंस एग्ज़ाम में लग गया था, पर उस टाइम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लग रहा था मैं। तो हाँ, मैंने हाँ। 10th तक के एनसीईआरटी को कंप्लीट करा, 6 टू 10th एनसीईआरटी उसके एग्ज़ाम्पलर लगाए मैंने। तो मेरा हुँ, हुँ। क्लियर था सर कि मैं मैथ्स के ऊपर मैं कमांड करूँ, वर्ग 2 था मेरा। हुँ, हुँ। और उसके बाद सर जैसे ही वर्ग 3 की प्री भी थी उस टाइम, तो वर्ग ती प्री में थोड़ा-सा मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि पुराने वाला जो प्री एग्ज़ाम था वो चल रहा था कि वो आप ले सकते हो उसमें। तो हुँ, उसके हुँ। बाद भी सर मेरे को ऐसा लगा कि अगर मेरे को तैयारी करना है, तो फिर मेरे को नई एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि एक्चुअल में जो पेपर है, उसका लेवल कैसा है, जो एग्ज़ामिनर है उसका माइंडसेट क्या चल रहा है, तो थोड़ा समझने के लिए।
और फिर सर मेरा ये भी था कि अगर मैं ओबीसी से आता हूँ और मिनिमम मेरे को 75 मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, तो हाँ मेरे हाँ। माइंड में अंदर ये भी था कि अगर 150 में से अगर 75 भी नहीं ला पा रहा हूँ, तो एग्जाम में बैठने से फायदा भी कुछ नहीं है, अगर इतना मैं डरूंगा तो मैंने फिर सर उसका फॉर्म डाल दिया और उसके लिए सर मैंने जो 2022 में जितने भी पेपर हुए थे, आई थिंक उस टाइम 1 महीने के ज्यादा एग्जाम चला था। तो लगभग मैंने 30 सर जो तो मैंने ये साइट से उनके सारे पेपर की सर प्रिंट आउट निकाल के मैंने फ्री के 15 दिन पहले तक उनके सारे पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को एक क्लियर ये था सर, डर नहीं था कि निकालना है कि नहीं निकालना है, पर ये था कि अच्छा देना है। तो मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया सर, तो पीवाईक्यू के बेस पे मैं एग्जाम देने गया था और उस टाइम नॉलेज भी था, सीटेट में वही नॉलेज पढ़ा हुआ था मैंने और उस टाइम भी पढ़ा था, तो नॉलेज तो था, पर ये कि बस मेरा रिवाइज पीवाईक्यू के थ्रू हो गया। तो नहीं सही। उसमें सर फिर मैंने डबल से वर्ग 3 का प्री दिया, तो उसमें 116 नंबर है सर मेरे। अच्छा 2024 में मतलब जो प्री हुआ उसमें 116 है हाँ, नहीं नहीं ये आपके सर। उसके साथ बाद मतलब यूनिक। हाँ हाँ जी बोलिए। सर फिर जैसे मैंने 2024 में प्री दिया वर्ग 3 का, उसके दूसरे दिन वापस सर मैं वर्ग 2 की एग्जाम में स्टार्ट हो गया लगना। जो हम्म। पुराना सिलेबस था वर्ग 2 का, उसमें वापस स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे को ये पता था सिर्फ इसको देख के आना है मेरे को, उसके बाद मेरे को वर्ग 2 में ही लगना है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट वर्ग 2 बन चुका था कि मेरे को निकालना है। तो सर ये चल रहा था। हम्म। फिर सर वर्ग 2 की मेंस एग्जाम का सिलेबस सडनली चेंज हो गया, और चेंज हो गया। उसमें जो सिलेबस में स्पेशली सर मैथ्स का सिलेबस भी इतना बड़ा दे दिया था, क्योंकि मैं 11th 12th के बाद सर 11th 12th के मैथ्स से अलग हो गया था, मतलब उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो सिलेबस इतना बड़ा था कि उसी में मतलब कहीं ना कहीं मेरे को पूरा टाइम ही उस मैथ्स को करने में गया, और उसमें कुछ ग्रेजुएशन का मैथ्स भी आ गया था, तो मैथ्स से टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था। और तो फिर इस सर फिर मेंस केमिस्ट्री की का पोर्शन बहुत बड़ा आ गया था अचानक से उतने कम टाइम में सर नहीं उसमें हो मेरे साथ मिस्टेक ये हुई कि जो प्री की एग्जाम दी थी मैंने वर्ग 2, उसमें पाया। साइंस का सिलेबस था सर उसमें, पर उन्होंने एग्जाम में साइंस के 1-2 क्वेश्चन पूछे सिर्फ, हाँ पूरा हाँ मैथ्स से था उसमें। पूरा तो सर मैथ था। मैंने आइडिया ये लगाया कि अगर प्री में उन्होंने, क्योंकि मैथ्स मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, तो शायद वो 70-80% सिर्फ मैथ्स से देंगे। हाँ वो हाँ। मैथ्स से सर था भी इतना बड़ा कि लग भी रहा था कि शायद मैथ्स से दे सकते हैं वो। तो मैंने हम्म। साइंस पे पकड़ उतना नहीं बना पाया सर जितना मैथ्स में बनाया, क्योंकि सर उस टाइम मेरे पास टाइम भी इतना था नहीं कि मैं दोनों को इक्वल टाइम दे सकूं, क्योंकि मेरा मैथ्स कमजोर, मतलब 11th 12th का इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम में मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा था 11th का मैथ्स। तो साइंस को मतलब आधा आधा समय दे नहीं पाया मैं, तो मेरे साइंस से नंबर बहुत ज्यादा कट गए उस टाइम। तो मेरे को उसमें सर 64 मार्क्स थे वर्ग 2 में मेंस हम्म। एग्जाम में, तो उसमें भी नहीं हो पाया, तो मेरे को क्लियर था कि इसमें नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद में जस्ट कुछ टाइम बाद 5-15 दिन बाद सर मैं वर्ग 3 में वापस स्टार्ट हो गया। इस नहीं टाइप का ये था। आपने सही सही कहा। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी आपकी इसमें कि आपने पहले आपका प्री क्वालिफाइड था, लेकिन अपने आपने एग्जाम के अनुभव के लिए फिर से प्री दिया। नहीं तो अधिकतर अभ्यर्थी यस क्या सर। करते हैं कि वो बचते हैं कि यार अब कौन फिर से प्री दे, फेल हो गए तो मतलब ऐसे बहुत सारे डाउट बनते हैं उनके अंदर। लेकिन आपका ये फिर से बढ़िया था कि एक तो नए पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को समझ जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाएंगे, उस उद्देश्य आपने दिया यस और सर। बहुत बढ़िया है, ये सही डिसीजन भी रहा आपका। और उसने हेल्प भी करी हुई होगी आपको कि चलो प्री पढ़ा और अच्छा स्कोर आपका प्री में आ गया 116 के समथिंग तो। वो ये चीजें सर मैंने किसी को बताया भी नहीं थी, जैसे मेरे साथ 1-2 लोग थे जो मतलब इसी फील्ड में थे, उन्होंने भी तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, पर मैंने किसी को बताया नहीं था ये चीज कि मैं डबल से एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अंदर था कि मेरे को किसके लिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ तो हाँ। क्योंकि वही है ना कि एक अलग मेंटेलिटी रहती है सभी की, तो मैंने सिर्फ अपने लिए देखा था कि अपने आप को परख रहा हूँ, अगर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो प्री तो निकलना चाहिए फिर। तो कहीं ना सही। कहीं वो एक अप्रोच पॉजिटिव ही था कि एक्चुअल में अपन देखे कहाँ पर है। नहीं सही बात है, वो चीज़ भी है। अर्जुन जी हम कुछ बुक्स पे बात करेंगे और अधिकतर अभ्यर्थी बुक्स के लिए ही वीडियो देखने आते हैं कि चलो हमें ये कुछ सर। ऐसी बुक्स का पता चल जाए कि हम उस अकेली बुक पुस्तक को या उन बुक्स को पढ़ के हम सिलेक्शन पा लें। और ज़रूरी भी है क्योंकि विदाउट ये सर। रीडिंग कुछ संभव नहीं है, क्योंकि यदि हम केवल मात्र वीडियो देख रहे हैं तो मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे, कोई हमारे लिए दूसरा मेहनत कर रहा है और दूसरे की मेहनत से शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता, खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बुक्स पे आएंगे हम। तो सबसे पहले हम प्री ये सर। की बात करेंगे, फिर मेंस पे तो हम बहुत डीप में बात करेंगे, क्योंकि काफी अभ्यर्थी ऐसे ये होंगे सर। जो प्रथम बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको प्री ही निकालना है अभी। ये सर। तो
हम बात करें यदि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो सीडीपी के लिए कोई अभ्यर्थी जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, या मान लीजिए भले ही सेकंड अटेम्प्ट है, प्री क्वालिफाइड करना है, तो सीडीपी की क्या योजना बना के चले कि उसका अच्छा हो जाए सीडीपी? सर सीटीपी की तैयारी मेरी सीटेट के एग्जाम से स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सीटेट के लिए थोड़ा सा देखा था, मैंने आपके वीडियोस देखे थे, तो कहीं ना कहीं आपके वीडियो के थ्रू मेरे को हिमांशी मैम का पता चला था, जो लेट्स लर्न चैनल है उनका। हाँ तो हाँ। वहां से मैंने सीडीपी स्टार्ट कर दिया था तैयारी उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उनका जो टर्म हाँ। रहती है उनकी इंग्लिश की रहती है। पर हम्म क्योंकि मैं स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था, तो इतनी कोई प्रॉब्लम मेरे को आई नहीं, मेरे को ईजी लगा वो चीज। तो हम्म। कहीं ना कहीं मैंने हिमांशी मैम को फॉलो किया था सर सीटेट में। और कहीं हम्म ना कहीं वो चीज, इसके बाद सर एक हेराल्ड की बुक आती है, तो मैंने उनके बाद हेराल्ड की बुक को पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो हम्म। सीडीपी के लिए मेरे पास सिर्फ ये दो सोर्सेज थे, एक तो हिमांशी मैम, क्योंकि उनका सर साइकोलॉजी में नॉलेज अच्छा है उनको, और एक्सप्लेन हाँ करने का तरीका भी बहुत सही है उनका। हाँ। तो मैंने सर सीडीपी के लिए हिमांशी मैम और हेराल्ड की जो बुक आती है उसका, उसी बुक का मैंने बार बार रिवीजन ही करा, क्योंकि मेरे को चीजें बहुत पता चल गई थी कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना है, नहीं, तो सही कहीं ना कहीं बात। उससे मेरे को फायदा मिला। इसमें हम बाकी विषयों की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, तो इनके लिए बुक्स को या टीचर्स को, या मतलब हम किस तरीके से पढ़ें कि इनमें दिक्कत ना आए हमें? सर हिंदी तो मेरा हिंदी मीडियम था सर 12th तक, तो मेरे को हिंदी में इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, पर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सर मैंने जो लुसेंट है इसको हम्म, प्रेफर प्रेफर करा मैंने, कि लुसेंट में चीजें है, बेसिक चीजें बहुत अच्छा समझाया भी हुआ है, कोई मल्टीपल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है उसमें। तो हाँ मैंने हाँ। सिर्फ हिंदी के लिए तो लुसेंट ही करा था, हम्म। और वहीं से मेरे डाउट क्लियर हो जाते थे। सही बात है। और बाकी में हम बात करें, आपने क्या इंग्लिश लिया था द्वितीय भाषा में, संस्कृत लिया था? सर मेरा हिंदी मीडियम था, तो मेरे संस्कृत के ऊपर, क्योंकि एमपी बोर्ड में सर 10th तक ही संस्कृत पढ़ाते हैं, तो संस्कृत में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। तो हाँ मैंने हाँ इंग्लिश हाँ। की तरफ ना जाते हुए मैंने संस्कृत की तरफ गया था, और इधर मैंने कुछ टेस्ट भी लगा के देखे थे, तो मेरे को लगा कि संस्कृत मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट हिंदी से रिलेट होती हो जाती है वो पूरी ग्रामर वगैरह। तो मैंने हम्म संस्कृत लिया था सर उसमें। वो संस्कृत के लिए सर मैंने 6 से लेकर 10th तक की बुक को पढ़ा था। वो 10th की हम्म। बुक को पढ़ने का सर कारण था कि मेरे को मेंस की भी तैयारी करना, क्योंकि उस टाइम सिलेबस का पता नहीं था। तो मैंने हाँ हाँ 10th तक की जो बुक है, हम्म। तो उस टाइम मेरा ये था कि सर मैं 6 से लेकर 10th तक की बुक में जो ग्रामर दे रखी है सर, चैप्टर के हम्म, सबसे लास्ट में, तो वो ग्रामर ही पढ़ता था मैं, कुछ अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ सोर्सेज मेरे को लगते भी नहीं सर है। तो हम्म। मैंने सिर्फ बुक ही पढ़ा है एमपी बोर्ड की संस्कृत के लिए। हाँ, नहीं, सही बात है। और यदि हम इसमें बात करें अब आगे, तो चलिए, संस्कृत आपने लिया हुआ था क्योंकि उस टाइम पे तो वो तो सिलेबस जब आया तब पता चला कि मेंस का पैटर्न ये हो गया है। सही बात यस है। सर। यदि हम बात करें मैथ्स, तो आप पढ़ा रहे थे, आप क्या आप मैथ्स ही वैसे ही पढ़ा रहे थे या कोई दूसरा हाँ स्कूल सर, में? मेरा स्कूल में मैथ्स ही था, तो मैं स्कूल में क्या, जब से मैं स्टार्ट करा था तो मैं 6 7 का मैथ्स से स्टार्ट हुआ था मेरा। तो मैंने हाँ 6 हाँ 7 का होते मेरा जैसे वहाँ पे प्रमोशन होता गया, तो मैं 10th तक का मैथ्स से पढ़ा रहा था सीबीएसई में। तो मेरे को हम्म। मैथ्स का बहुत अच्छे से आइडिया था, स्पेशली एनसीईआरटी मैथ्स का, तो मैं 6 से लेकर 10th तक का मैथ्स मेरा था। तो उसके साथ सर मैं वहाँ पे सीबीएसई था, तो वहाँ पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करवाता था, आरडी शर्मा क्वेश्चंस भी करवाता था। और हाँ मेरा हाँ। वर्ग 2 में भी मैथ्स है, तो मैं उस पे बहुत ज्यादा ही मेहनत करी थी, पर्सनली बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उसके ऊपर मैंने, कि मैथ्स से हम्म। अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ चीज मिल रही है तो मेरे को एक्सप्लोर करना है उसको। तो तो मैथ्स मैथ्स के लिए तो आपका, सर मतलब दिक्कत मैथ्स है आपका रेडी था, यदि कोई करना चाहे तो एनसीईआरटी की तरफ झुकना चाहिए अभ्यर्थी को तो? सर। स्पेशली टीचिंग में तो आपको एनसीईआरटी तरफ जाना ही पड़ेगा सर, स्पेशली टीचिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस लाइन टू लाइन सर एनसीईआरटी से है। अगर कोई एनसीईआरटी किसी ने पढ़ा हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस पूरा एनसीईआरटी से है। कट कॉपी पेस्ट किया गया है वहां से? पर सर ये चीजें मैंने देखा कि सिलेबस समझ कौन सकता है एनसीईआरटी से है या नहीं, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। अगर जिसने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है कि, तो उसको पता कैसे चलेगा कि एनसीईआरटी से है या नहीं है? जिसने पढ़ा है उसको हाँ, क्लियर पता है कि एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है। सही बात है, ये बात भी है। यदि हम या मैथ के लिए तो अभ्यर्थी प्री के लिए भी इसको करें, मेंस के लिए भी एनसीईआरटी ही करेंगे। यदि हम जी सर, अगर कोई ईवीएस, मैथ्स के लिए पढ़ना सर हाँ 1 सेकेंड थोड़ा सा, जैसे अगर मैथ्स के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे स्पेशली, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल है ना सर, उसका मैथ्स हम्म, थोड़ा सा अलग हटके आता है। जैसे अभी अगर मैं मेंस या प्री की बात करूँ, तो यहाँ पे समझने वाले क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, वो पूरा हम्म, बुक से रिलेटेड है वो सर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ्स के लिए वो सर जो आपने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं वन शॉट टाइप जो चैप्टर वाइज, NCERT उनको भी कर सकता है,
जो मैथ्स वो बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। प्री में तो क्या ही उसका थोड़ा-सा लेवल ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि आरडी शर्मा वगैरह भी करवाई हुई हैं वहाँ पे। तो पर सर जैसे समय आ रहा है तो समय के हिसाब से मेरे को लगता है कि लेवल शायद बढ़ सकता है, तो क्यों ना अगर वो सर उस लेवल का करेंगे ना तो बेसिक वो अपने आप बना लेंगे। हाँ, हाँ, वो चीज़ भी है, सही बात है। जैसे ये चीज़ तो वहाँ से भी कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी के वन शॉट करवाए हुए हैं, वहाँ से भी करेंगे तो मतलब हाँ, बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि हम ईवीएस की जैसे बात करें अर्जुन जी, तो ईवीएस के लिए आप सुझाव दें क्योंकि ईवीएस सर ईवीएस के लिए मैंने जो ये सर ईवीएस के लिए सर सीटेट में मैंने थर्ड से लेके तो फिफ्थ तक ईवीएस सब्जेक्ट है सर अपनी गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने वो बुक ऑलरेडी पढ़ चुका था, मैंने उनके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे। क्योंकि सर हाँ, हाँ। सीटेट में क्या हो रहा था कि सीटेट में जो बुक में दे रखा है वो कॉपी पेस्ट करते हैं वहाँ पे क्वेश्चन। सीटेट में हुँ, क्लियर बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है और वही आपको आंसर देना, वो आपको और कहीं चीज मिलेगी नहीं सर। हाँ, अगर वहाँ पूरा पे वही। कुछ दे रखा है फ्लावर्स के बारे में, पेड़ के बारे में, तो डायरेक्ट पूछते सर वहाँ से। हुँ, तो हुँ, मैंने उनके कुछ शॉर्ट नोट, जैसे हर एक क्लास उसमें कुछ ना कुछ चीजें है सर जो अगर हम भूल जाते हैं, तो मैंने उनके शॉर्ट नोट 5-10 पेज में बना रखे थे। हुँ, तो हुँ, ईवीएस के लिए सर कहीं ना कहीं मैंने वो भी कंप्लीट कर रखा था। इसके बाद मैंने सर कुछ आपके वीडियोस देखे थे, उसमें आपने स्पेशली जियोग्राफी के बारे में बोल रखा था, भूगोल के बारे में, कि भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ईवीएस में। तो हुँ, कहीं ना हुँ, कहीं वो चीजें भी मैंने 10th तक का जो भूगोल है उसको पढ़ रखा था, तो वो हुँ, मेरे को हुँ, काम कर गई। और कहीं ना कहीं मैंने लुसेंट का भी सहारा लिया क्योंकि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो लुसेंट से इतना बहुत काफी, फिर अगर ज्यादा पढ़े तो सर उसका कुछ वो है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ईवीएस के लिए सर हाँ, मेरे पास एनसीईआरटी था और लुसेंट पढ़ा था। हाँ, लुसेंट में जैसे अंतरिक्ष वाला भाग पढ़ना है तो लुसेंट से सौरमंडल वाले बहुत सारी चीज़ें लुसेंट ही कवर हाँ, करवाई थी। लुसेंट और कुछ चीज सर अपने को टॉपिक वाइज अगर नहीं मिल रहा है तो सर मैंने थोड़ा सा गूगल का भी सहारा लिया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो मेरे ये को लग रहा था कि कुछ गूगल चीजें या हैं। यूट्यूब अपने पास है, टॉपिक का नाम डालना है अपने पास में, हाँ, जानकारी आ ही जाएगी। हाँ, मैंने ऐसे किसी चैनल को नहीं करा सर फॉलो, मैंने कहा मेरे को जो टॉपिक चाहिए थे अगर किसी ने अच्छा पढ़ाया है तो मैं उसके पढ़ के उसके कुछ नोट्स बना के ना उसको वहीं पे कर देता फिनिश, की ठीक और है हो गया। आजकल तो यूट्यूब पर एक सुविधा है, वो बहुत अपन ऑब्जर्व करें तो वीडियो देखनी भी नहीं पड़ती और अपन ऊपर ही ऊपर वो देख सकते हैं कि अंदर क्या कंटेंट है, क्या पढ़ाया हुआ है। उससे जैसे मतलब अपन को एक स्पेशल चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन ने वो टॉपिक सर्च करा, हो सकता है इस टॉपिक को किसी इन्होंने अच्छा पढ़ाया हो इन्होंने अच्छा पढ़ाया हो, तो थोड़ा सा नहीं हो जाता, आगे बढ़ के अपन देख सकते हैं, वीडियो ओपन भी नहीं करनी पड़ती। तो वहां से भी देख सकते हैं उस बिल्कुल चीज को सर। ओवरव्यू के लिए। बिल्कुल। हाँ सर, वही मैंने किया है उसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसमें हम चलिए प्री के लिए और एक और चीज़ आपसे पूछूंगा मैं, प्री के लिए अब पीवाईक्यू से यदि कोई अभ्यर्थी लगाता है तो कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले तो 22 के टाइम पे तो 2011 का मात्र पीवाईक्यू था और 2024 में 2022 वाले पीवाईक्यू थे, लेकिन टेस्ट के फॉर्म में या ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे उस रूप में सॉल्यूशन के साथ में। और अब तो 24 वाले पीवाईक्यूज भी अब आ गए हैं, तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर का देखा जाए तो मतलब हजारों की संख्या में प्रश्न अवेलेबल हैं। तो यदि कोई पीवाईक्यूज को अपनी रणनीति में साथ में लेके चले प्री को, तो कितना हेल्पफुल होंगे या क्या उनको करे? आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है। सर उसमें ये रहा था कि जब 2024 में मैंने प्री दिया था वर्ग 3 का, तो उस टाइम मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि 2022 वाले पीवाईक्यू साइट पे डले हुए थे। हाँ, हाँ, तो 24 सर वाला मैंने है। उस टाइम उनका सहारा लिया। मैं हाँ, तो हम्म, 24 में सर मैंने जो पीडीएफ निकला था उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के सर मैंने उसी को पढ़ा, क्योंकि वर्ग 3 में कहीं ना कहीं मेरे को सर जो मिस्टेक मेरे को लगे थे, मैंने पेपर एनालिसिस करा था तो मेरे को ये लगा कि जो सब्जेक्ट पेडागोजी आती है, हम्म, सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस सर गलत हुए थे हर एक सब्जेक्ट में जो टॉपिक वाइज है। सीडीपी में मेरे वो क्वेश्चंस गलत हुए, मैथ्स में, ईवीएस में। तो उन क्वेश्चंस के हम्म, लिए सर मैंने जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से लगाए थे सर उनको, कि अगर कुछ चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रहे तो मैं उसी टाइम गूगल करके उसको वहीं पे पेंसिल से नोट कर रहा था। तो उस हम्म, टाइम मैंने क्या करा था कि सर 30-35 आई थिंक एमसीक्यू मतलब मॉक टेस्ट थे, वो मॉक टेस्ट हाँ, 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 लगाया था। तो और उसको मैंने 15 दिन से ऊपर ही हो गए सर, मैंने उनको बहुत तरीके से पढ़ा था। हम्म, हम्म, तो वो चीजें मैंने की है। पर अभी अगर जो कोई सा लोग हैं जो अभ्यर्थी अगर वो करना चाहें तो मेरे हिसाब से सर अभी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट के रूप में अवेलेबल हो गए। स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं तो सर आपकी जो सक्सेस क्लासेस हैं उस पे मैंने हाँ, देखा कि वो पुराने सारे मॉक टेस्ट डले हुए हैं। और उसमें फायदा ये है कि आपको गूगल या मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन करके दे रखा है पूरा टॉपिक आपको। तो इससे सॉल्यूशन है। बेटर चीजें है नहीं, तो मेरे को
क्योंकि सर मेरे को लगता है कि तैयारी में साथ-साथ में आपको हर वीकली टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी कमज़ोरी क्या है। मैं एक और क्योंकि सर चीज़ ऐसे ऐड अपन ऑन आगे करना कल चाहूँगा इसमें क्वेश्चन अर्जुन जी, एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। कोई अभ्यर्थी जैसे कि जी सर। तैयारी कर रहा है, उसके साथ-साथ जो वीकली आप बोल रहे हैं कि जैसे अभी सिलेबस पूरा अभ्यर्थी का कवर नहीं हुआ है, लेकिन क्या वीकली वो मॉक टेस्ट अभी से लगा सकता है कि और सॉल्यूशंस वगैरह से हेल्प मिलेगी उसको यदि अभी से करता है ये चीज़ तो? सर वो अभी से करता है ना तभी टाइम है क्योंकि लास्ट में नहीं लगा सकते। मेरे को लगता है कि मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये है कि आप हर वीकली कुछ तो टॉपिक क्लियर करोगे। कि जब हाँ, टेस्ट देते हैं सर तो उसमें ये पता चलता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप पढ़ चुके हो और आप उसी के क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो। तो फिर मेरे को हुँ, लगता है कि अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो अपन उस टॉपिक में ये देख सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो इनफ नहीं है, मतलब कुछ और करना पड़ेगा एड ऑन। कुछ टॉपिक के हुँ, क्वेश्चंस बन रहे हैं तो प्लस पॉइंट ये है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो यहाँ पे अपने को अपना हो गया है। तो सर दोनों हुँ, चीजें है उसमें मेरे को लगता है वीकली टेस्ट देना बहुत जरूरी है ताकि अपने को एक रियलिटी चेक मिलता रहे वीक और अपने एक रणनीति भी हो कि ये टॉपिक पढ़ा है तो पढ़ने के अपने पास जो सोर्सेज है वो इनफ है या नहीं है। तो सर बहुत सारी हाँ। चीजें मेरे हिसाब से वीकली देना चाहिए मेरे अनुभव से सर। सही बात है और सॉल्यूशंस वगैरह से कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और जो अपन जो खासकर पैडागॉजिकल जो समझ होती है ना वो विस्तृत व्याख्या पढ़ने से ये आंसर क्यों होगा ये चार बाकी तीन ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे वो भी समझ विकसित हो जाती है इससे। और अब तो पीवाईक्यूज इतने सारे अवेलेबल हैं यदि कोई एक बार ही सिलेबस करने के बाद में यदि पीवाईक्यूज लगा ले तो मुझे नहीं लगता कि 110 115 से कम किसी के प्री में आने वाले हैं। नहीं सर आपकी जो टेस्ट जो आपका है सक्सेस क्लासेस वाला मॉक टेस्ट उसमें फायदा ये है कि उसमें सिर्फ टीचिंग वाले को बहुत ज्यादा फायदा है। मैं सबके लिए नहीं बोल सकता कि वो सबके लिए है पर नहीं टीचिंग के लिए सर सबके लिए इससे बेटर नहीं है कि टीचिंग। हाँ। सिर्फ टीचिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है सर वो क्योंकि उसमें टारगेट ही टीचिंग बना रखा है। अगर आप एक्सप्लेन करोगे मतलब अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको पूरा संडे जाने वाला है उसमें। अगर आप हम्म, एनालिसिस करोगे और वही हम्म, चीजें काम की है सर वहां पे आप अपन गलती कर रहे हैं और वही गलती अपने को दिखाई दे रहे हैं ना सर तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। वो कहीं ना कहीं सही। अपने को बहुत सारी चीजें दिखाई देगी सर कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अपने को लगता हम्म, है कि ये चीजें आ रही होगी पर सही वो बात। अपने को वहां पे लग जाता है कि एक्चुअल में क्या है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको हर कंटेंट, हर एक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेगा। पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं 2022 के 2024 के बाइलिंगुअल कंटेंट है। 2022-24 की हम बात करें, हजारों एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या के साथ में मिलेंगे। आप पाएंगे कि प्रश्न बाइलिंगुअल है, विकल्प को समझाया गया है, विकल्प को समझाने के बाद अन्य विकल्पों को भी समझाया गया है। इससे एक तरीके में आप नोट्स भी इस टेस्ट के माध्यम से बना सकते हैं और गजब लेवल का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। देखिए विस्तृत व्याख्या बहुत अच्छी बनाई हुई है हमने। एक तरीके में ये टेस्ट की जो विस्तृत व्याख्या है वो नोट्स के तर्ज पे बनाई गई है, ताकि आपका कंटेंट भी यहाँ से कवर होते जाए। देखिए विस्तृत व्याख्या समझाने के बाद उसको बाइलिंगुअल भी किया गया है ताकि आप उसको नोट्स के रूप में तैयार भी कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको सक्सेस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा जो अभ्यर्थी वर्ग 3 की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। ये वाली सीरीज़ आपके साथ होनी चाहिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत गज़ब लेवल पे तैयार कर देगी, बहुत मजबूत बना देगी। धन्यवाद। हम्म, तो इसमें टेस्ट हम तो सर मेरे यदि को हम देना चाहिए। ठीक है ये जरूरी है हम यदि इसमें आएंगे मेंस की बुक्स पे आएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने हैं आपसे। ग्रुप स्टडी इंटरनेट मतलब के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं यूट्यूब की हेल्प बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो जो खासकर पहली बार तैयारी कर रहे हैं जिनका सेकंड अटेम्प्ट है सभी के संबंध में। तो एक बार क्यों ना हम मेंस की बुक्स पे बात करें फिर हम चलिए उससे पहले एक चीज आपसे पूछूंगा नोट्स मेकिंग कितना जरूरी है? सर नोट्स मेकिंग बिल्कुल जरूरी है क्योंकि किसी का भी दिमाग इतना अच्छा तो है नहीं कि एक बार चीजें पढ़ लिया है और वो आपको याद रहेगी। तो हाँ हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए पर वो सर हर एक व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है। अगर मैं आपने गूगल से बनाए कुछ थे या चीजें नहीं सर्च आप ये बताइए आपने बनाए थे नहीं या सर नहीं मैंने नोट? सर बिल्कुल मैंने नोट्स बनाए थे और सर नोट्स बनाने के लिए जो ए4 साइज का जो पेज का जो बंडल आता है सर हाँ हाँ हाँ। ए4 साइज का जो बंडल आता है सर शायद 300-400 रुपए का आता है। तो उस बंडल हम्म को पूरे को मैं लेके आ गया था सर। हम्म, हम्म। तो नहीं उसके नहीं। थ्रू मैं क्या करता कि सर वो उस बंडल को बना डालने का कारण ये था सर कि मैं अलग-अलग वहाँ पे स्टेपलर कर सकता था उसमें। कोई सब्जेक्ट हाँ सीडीपी का मैंने फाइल बना रखी थी, उस फाइल में मैं रख सकता था उसको। तो अगर मैं गूगल से भी कुछ सर्च कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार थोड़ी गूगल पे जाना मेरे को, तो सर वो मैं हम्म, थोड़ा-सा उसको उस ए4 साइज के पेजेस पे नोट कर लेता कि ये चीज़ें ये है, उस पे टॉपिक डाल देता। हम्म, तो नोट्स तो सर मैं बनाता पर मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था। वो डीप में जाके नहीं करता था कि लाइक बहुत ज़्यादा पूरा ही लिखना है।
कुछ टॉपिक है उसके कुछ 2-4 लाइन जो मेरे को लग रहा था कि मैं भूल जाऊंगा, तो इस टाइप से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है सर मेरे हिसाब से कीवर्ड तो। टाइप में नोट्स बनाते थे, कीवर्ड की हाँ मेन चीजें आपने लिख ली बिल्कुल सर, कीवर्ड। कि पता चला कि एक पेज में आपने 10 से 15 पेज का कंटेंट लिख दिया। नहीं नहीं सर, फिर वो सर उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा आलस आता है सर, उस टाइम बना तो लोगे आप, हाँ और हाँ टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा हो जाता है, और पढ़ना भी है सर, नहीं पढ़ाता है इतना। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ सही है। क्योंकि सर जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, मेरा मैथ्स से था, उसके बाद भी सर मैंने जैसे मैथ्स का 6 से लेके 10th तक का जो मैथ्स है उसमें की पॉइंट जो भी है सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने हर क्लास वाइज नोट्स बना रखे थे कि 6th क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इजी है सर पढ़ने में, पर मेरे को ये था कि मेरे को रिवाइजिंग तो करना है, तो मैं उनको 2-4-10 पेज पे बना लिया, ताकि जब भी मेरे को टाइम मिले तो सर 5-10 आधे घंटे में सारे नोट्स मेरे हो जाते थे। नहीं, सही बात है। अब हम अर्जुन जी, हम मेंस की बुक्स लिस्ट पे आएंगे, मेंस के लिए बात करेंगे। मैं देखिए जी हिंदी का सर। तो वो आपने जो उस प्री में जो यदि कोई लुसेंट ग्रामर कर लेगा तो यहाँ भी हो जाएगी वो तो। इंग्लिश के लिए आपने अभी मेंस के लिए कैसे क्या कवर करा था? सर जैसे ही सिलेबस आया था तो सर एक अचानक तो से अंग्रेजी आई थी और जो संस्कृत वाले अभ्यर्थी थे वो तो हम क्या कहेंगे कि वो तो भौचक्के रह गए थे देख के कि भैया ये क्या कर दिया। हम तो संस्कृत वाले थे, हम संस्कृत पढ़ रहे थे, अंग्रेजी हमने अभी तक देखी नहीं, मात्र 3 साढ़े 3 महीने का टाइम दिया। तो उस टाइम पे आपको क्या लगा इस अंग्रेजी को देख के कि अब और कैसे पढ़ी फिर आपने? उस टाइम तो थोड़ा सा एक तो लगा कि इंग्लिश आ गई है, तो पर वो एक थोड़ा सा ये भी था कि वो सभी के लिए है, और दूसरा सर एक गलती ये भी हुई कि आपके जो पुराने वीडियो थे उसमें आपने मैक्सिमम टाइम बोले थे कि 10 नंबर के इंग्लिश आने के बहुत चांसेस है अगर सिलेबस बदलेगा, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स हो रही है उसमें इंग्लिश पूछ रहे हैं, क्योंकि जो सीएम राय हाँ स्कूल खुल रहे हैं सर वो भी इंग्लिश मीडियम में है, तो कहीं हाँ ना कहीं आपने बहुत क्लियरली बोल रखा था सभी से कि इंग्लिश आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश पे कमांड करो। पर मेरे साथ हुआ क्या था सर, मेरे को क्लियर पता था या आपके से थ्रू मेरे को आइडिया लग गया था कि इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो मेरा क्या उसके पहले वर्ग 2 था सर, अब मैं वर्ग 2 में प्रॉपर तरीके से लग गया था तो मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था। पर वर्ग 2 के जस्ट बाद मेरे पास जो टाइम आया तो सर उसमें इंग्लिश तो नहीं पढ़ा, पर मैं ईवीएस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि अगर जो पुराना सिलेबस है वर्ग 3 का जो प्री का सिलेबस है उसमें अगर मेरे को ऐसा बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता तो सर वो ईवीएस था, क्योंकि ईवीएस बहुत डीप में जाना पड़ेगा आपको, कहीं से पूछ सकता है वो, तो मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स है बहुत सारी चीजें कर सकूं, पर जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो वो ईवीएस इतना कुछ काम आ नहीं पाया मेरे को। ऐसा नहीं है, काम तो आया, जैसे भूगोल वगैरह चीजें काम आई हैं सर, वगैरह के पर वो बराबर। इंग्लिश का आपने बोल रखा था, पर मैं फिर भी इंग्लिश पे नहीं जा पाया, क्योंकि वो एक ये भी था कि शायद आए या नहीं आए, पर जो चीजें मेरे हाथ में है उसको मैं कर सकता हूँ। तो उस टाइम सर मैंने हिंदी पे और ईवीएस पे ध्यान दिया था, तो हिंदी तो मेरे काम आ गई है, और ईवीएस थोड़ा सा ये है कि इनडायरेक्टली काम आई वो मेरे को। और सर इंग्लिश का सर ऐसा है कि मैंने आपके टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे को मैं आपके वीडियो कंटिन्यू देखता था, वीकली आपके वीडियो आते थे और वीकली मैं आपके वीडियो कंटिन्यू देखता था सर, क्योंकि मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ आपसे। तो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें सर, मैंने स्टार्टिंग के 3 मॉक टेस्ट दिए, उसमें मेरे को ये उसके पहले इंग्लिश जैसे सिलेबस आया मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कोई मतलब यूट्यूब पे पढ़ने सर से है पहले उनसे मैं, आपने मॉक टेस्ट लगाए थे? हाँ सर मैंने जैसे पढ़ना तो स्टार्ट, जैसे सिलेबस आया उसके दूसरे दिन से सर शाम के टाइम सिलेबस आया था वर्ग 3 का जो न्यू सिलेबस है, वो समथिंग 5 या 6 बजे समथिंग आया था मेरे को जहाँ तक ध्यान है। तो उसके बाद सुबह से सर मैंने बुक्स वगैरह अरेंज करना स्टार्ट कर दिया और पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया था, पर उसके 1-2 दिन बाद आपका टेस्ट दिया था मैंने। तो टेस्ट सर 2-3 टेस्ट दिए, पहले टेस्ट में मेरे को पता है 67 मार्क्स आए थे सर मेरे, आई थिंक सबसे लोवेस्ट मार्क्स सर वही थे मेरे को 67 फर्स्ट टेस्ट में। 100 में से हाँ हाँ, अच्छा न्यू न्यू सिलेबस है उसके बेस पे। अच्छा, जब आपने मतलब तैयारी अपनी शुरू करी थी और तभी आपने लगा के देखा कि चलो अपने आप को हाँ जांचते हैं कहाँ पर हैं अभी? नहीं, उसके बाद आपका जो टेस्ट आया था वो टेस्ट मैंने दिया था, तो उसमें मेरे को 67 मार्क्स आए थे, फिर इंग्लिश में मेरे को शायद 7 या 8 मार्क्स थे। तो कहीं ना कहीं सर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था, तो जो समझ है इंग्लिश में कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि एक्चुअल में क्या समझ पूछना चाह रहा है। तो सर मैंने कुछ यूट्यूब से किसी सर को मैंने लिया था जो एसएससी सीजीएल पढ़ाते हैं, तो मैंने उनके कुछ रिकॉर्डेड एक पूरी प्लेलिस्ट थी, इस प्लेलिस्ट में जो जो अपने टॉपिक थे एक्चुअल में मैक्सिमम सारे टॉपिक थे उसमें ग्रामर के, तो उन वीडियोस को मैंने देखना स्टार्ट करा, और वहां से फिर मैंने सर वीकली टेस्ट देता, तो सर मेरे को 2-3 टेस्ट में समझ आ गया था कि मैं इंग्लिश पढ़ तो रहा हूँ, पर जिस लेवल पे वो इंग्लिश पूछ रहे हैं टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में सर हर बार कुछ ना कुछ ग्रामर अलग चेंज कर ही रहे हैं सर, हर टेस्ट में ग्रामर चेंज है सर, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इंग्लिश में इतना डीप नहीं जा सकता, क्योंकि सर और भी सब्जेक्ट हैं जिनको मेरे को करना है। सही तो बात है। इंग्लिश में मेरे को लग रहा था कि 8-9 नंबर आ जाएंगे,
जो मेरा नॉर्मल जो चीज था छोड़ा मैंने बिल्कुल नहीं, पर मैं इतना डीप में नहीं गया। मेरे को लगा था कि मेरे को सर मैंने स्लॉट कर लिए थे कि मेरे को हिंदी 1 घंटा पढ़ना है, आधा या 1 घंटा मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, और एक आधी घंटा मेरे को इंग्लिश पढ़ना है। वो इंग्लिश सिर्फ हाँ। इसलिए पढ़ना है कि छोड़ना नहीं है, जितना कवर हो जाए ठीक है। कोई इतने नंबर आ भी रहे थे सर, कहीं ना कहीं वो भी था एक माइंडसेट में कि 8-9 नंबर आ रहे हैं, तो मैंने जो नंबर प्लस किए थे कि कितने नंबर मेरे को एग्जाम में लाना है, तो उसमें मेरे को सेटिस्फाई था इंग्लिश में कि इतने आ जाए बहुत है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में मेरे को कमांड करना है। अच्छा, आपने तो कुछ इंग्लिश टारगेट का सेट कर रखा था कि इतना इतने स्कोर मुझे इस विषय में लाना है? सर अगर मैंने सबसे ज्यादा नंबर काटे थे तो उस इंग्लिश में काटे थे। इंग्लिश में सर मैंने 5 या 6 नंबर काट के चल रहा था कि इतने नंबर मेरे को मिनिमम 5 नंबर इंग्लिश में कटेंगे। उसके बाद सर मेरा हिंदी में था, तो सर हिंदी में मैंने 2-3 नंबर काट के, सर अगर आपसे पहली बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक सर पढ़ रहे थे, उनके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे माइंड में हाँ। क्लियर था सर 85 नंबर लाना, हम्म। क्योंकि सर मेरा मैथ्स अच्छा था, तो मैंने सब सब्जेक्ट में 2-2 3-3 नंबर काट के टोटल 15 नंबर काटे थे मैंने, कि मेरे को मेरा टारगेट था। सब ये किसी को नहीं बताया सर मैंने अभी तक, शायद आपको ही बता रहा हूँ मैं, पर ये चीजें मैंने बताया नहीं थी, पर मेरा था क्योंकि मेरे को 85 नंबर लाने, और कहीं ना कहीं वो जो अफर्मेशन है शायद वो अंदर ही अंदर सर काम कर गई। तो इंग्लिश के लिए तो सर मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होने का रीजन ये था सर कि टाइम का भी इशू था, क्योंकि टाइम कम था, सिलेबस बहुत ज्यादा था सर, मेरे को बहुत उस ज्यादा। टाइम लगा। तो क्यों ना अपने प्लस पॉइंट के ऊपर ज्यादा काम करे जाए। हाँ सर, अगर अभी की बात करें कि अभी जो लोग काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनको तो इंग्लिश पे बिल्कुल सर 1-2 घंटे देना चाहिए। वो सर प्रैक्टिस से आ जाता है, चीजें ऐसा नहीं है, आ जाती है। और इंग्लिश के लिए मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मतलब वो अपना फ्री होने के बाद इतना जरूर बोला था कि कुछ मत करो, बस 1 घंटे पढ़ते रहो। यदि नहीं आई, यदि इंग्लिश नहीं पूछी गई तो कोई नुकसान नहीं, यदि आ गई तो फायदे ही फायदे हैं। नहीं सर, इंग्लिश का कहीं ना कहीं वो था ना कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वर्ग 3 वालों को इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा, तो इंग्लिश तो वो सही बात। पूछेंगे, मेरे माइंड में भी था। पर वो वर्ग 2 के कारण मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाया था। हाँ नहीं, यदि आप केवल वर्ग 3 पे फोकस करते तो निश्चित तौर पे आप पढ़ने लगते एक आध घंटा तो उसको। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर, पढ़ता। हम बात करें मैथ्स के लिए कैसे करें, क्योंकि मैथ्स इसके लिए स्पेशल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आर्ट्स वाले होंगे, बायोलॉजी वाले होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, मैथ्स वाले कर लेंगे, बट इनको भी अब पढ़नी पड़ेगी 10th लेवल तक की और अच्छे स्तर की। तो मैथ्स कैसे कवर करेंगे? सर मैथ्स का आपको मैंने पहले बताया कि मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ, तो जैसे ही मैंने मैथ्स का सबसे पहले सिलेबस देखा कि मैथ्स का सिलेबस, सर अगर सिलेबस में देखे सर बहुत लंबा लगेगा, बहुत लंबा सिलेबस दे रखा उन्होंने। पर अगर मैंने ध्यान से देखा तो वो सिलेबस उन्होंने 6th क्लास दे रखा, फिर 7th क्लास दे रखा, फिर 8th क्लास, 9th 10th, तो उन्होंने एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो हैं उनको कॉपी पेस्ट कर रखा है उन्होंने, पूरा कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी वाला। तो सर मैथ्स की तरफ से मैं बहुत फ्री हो गया कि जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए हैं सारे टॉपिक्स सिलेबस में हैं। तो सिलेबस में ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं था कि जो सिलेबस में नहीं है। तो सर ईमानदारी से मैंने मैथ्स से हाथ नहीं लगाया वर्ग 3 में, मेंस में। हाँ, टेस्ट प्रॉपर देता था, टेस्ट में अगर एक आध दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेरे एक दो क्वेश्चन मतलब 18 से कम नंबर तो नहीं आए मेरे को मैथ्स में। एक आध क्वेश्चन गलत होता मेरी समझ के कारण कि पूछना क्या चाह रहा है, और थ्योरी में मैंने गलत आंसर दे दिया। तो उनके ऊपर जरूर मैंने काम करा कि कुछ टॉपिक नए आ गए जो मैं शायद मेरा बहुत अच्छे से कवर नहीं है, तो मैंने उनके ऊपर बिल्कुल फोकस करा। ऐसा टेकिंग टू ग्रांटेड नहीं लिया, क्योंकि सर मैथ्स मेरा प्लस पॉइंट था। अगर मैथ्स में मैं पीछे चला गया तो फिर कहाँ पे आगे जाऊंगा। तो मैथ्स के लिए तो सर प्रॉपर मैं रेडी था पहले से। तो मैथ्स के लिए यदि कोई अभ्यर्थी 6 to 10 पहले एनसीईआरटी कवर कर सकता है क्या? काम बन सर जो जाएगा? अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको यूट्यूब का थोड़ा सहारा लेना चाहिए। जैसे आपने करा रखा है 6 से लेके 10th तक का जो मैथ्स, तो मेरे को लगता है कि आपने जैसे चैप्टर वाइज करा रखा है, तो बच्चों को पहले वो एक बार देख ले वन शॉट, उसके बाद वो बुक पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो का सर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक दिमाग में नहीं रह सकता है। सही तो बात आप है। अगर एक बार वन शॉट देखोगे, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये चीज अपन ने खुद से करी है, और आपको और भी नई चीज मिलेगी। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है वो पूरा डीप में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि सबका एक अलग अलग जोन है सर, मेरे को ऐसा लगता है। तो हम वो कर सकते हैं कि उसका वन शॉट देखा, उसके बाद हम बुक पढ़ेंगे तो अपने को एक्स्ट्रा ही चीजें मिलेगी, और उस सामने वाले का दिमाग भी लगेगा कि हाँ यार इन्होंने इस डायमेंशन से पढ़ाया है, तो अपन ये पढ़ लें। नहीं, ये बात तो आपने सही कही। मैथ्स विषय में यदि हम ये कहें किसी से भी कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में तो किसी न किसी टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। भले यूट्यूब पे करिए, कैसे भी करिए, यदि क्योंकि बिना टीचर के मैथ्स हेल्प नहीं कर, कोई मैथ्स बैकग्राउंड का होगा और उसने एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ी थी, एमपी बोर्ड से पढ़ा है तो एमपी बोर्ड की किताबें पढ़ी थी, फिर भी उसे मैथ्स शायद किसी न किसी टीचर के माध्यम से पढ़ लेना चाहिए एक बार। सर एमपी बोर्ड में जो पुरानी बुक थी और अभी बुक है जो एनसीईआरटी, इनमें कुछ तो अंतर है सर, क्योंकि एमपी बोर्ड में बहुत सारी चीजें आई थिंक छोड़ दी थी अपन ने।
हाँ हाँ तो मेरे को लगता है कि किसी टीचर की जरूरत तो पड़ेगी जो नॉन मतलब मैंने ही सर कुछ टॉपिक है जो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो समझ चाहिए वो नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए मैंने टीचर का तो बिल्कुल सर करा है। नहीं, वो सर आपके मैंने साथ वर्ग मैथ 3 में में ऐसा रहा कि आप खुद सीबीएसई वाले बच्चों को 10th लेवल तक पढ़ा रहे थे, तो आपका तो बढ़िया रहा होगा। हाँ, मेथ्स से सर बिल्कुल सर उसमें तो मैं बोल सकता हूँ कि सर वो मेरा प्लस पॉइंट था वर्ग 3 की मेंस मतलब में आप कि तो मैथ्स से मेरे को हाथ लगा। मतलब आप तो एनसीईआरटी की दम पे और आरडी शर्मा जो पढ़ा रहे थे उसकी दम पे आपने कुछ नहीं पढ़ा और बिल्कुल अच्छा पेपर गया आपका, मतलब मैथ का वाला हाँ, पोर्शन। सर हम 2 लोग साथ में पढ़ रहे थे मेंस वर्ग 3 का, तो जो कौन? सर थे उनका मेथ्स से बहुत एक धीरपाल सर थे मेरे साथ, हम दोनों साथ हाँ, में ही तैयारी करी हमने। तो उनका अच्छा, मेथ्स में वो भी अच्छे थे पर वो एनसीईआरटी ही पढ़ा था उन्होंने पूरी, तो मैंने उनको आपके वीडियो रिकमेंड करे और वो आपके वीडियो देखते थे वहाँ पे। मेथ्स के लिए सिर्फ वो आपके वीडियो देखते थे क्योंकि हम टेस्ट के बाद एनालिसिस करते, तो कहीं न कहीं उनके मैथ्स के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैं उनसे उन्होंने आपके वीडियो देखे हैं। तो अच्छा, स्पेशली हम 9th-10th में पढ़ा रहे थे, तो 9th-10th में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी कभी भी। वो कहीं हाँ न कहीं हाँ, वो चीज़ें काम आ रही थी, तो फिर उन्होंने 8th, 9th, 10th के लिए सॉरी 6, 7, 8 के लिए आपके वीडियोज़ पूरे देखे उन्होंने। अच्छा, वहाँ से मतलब तो हेल्प हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। इसमें हम बात करें, अभी हम आएँगे और आपकी ग्रुप स्टडी पे मुझे विशेष तौर पे बात करना है, क्योंकि ग्रुप में जो अभ्यर्थी आजकल तैयारी करते हैं, मतलब मैंने देखा है कि ग्रुप का सिलेक्शन होता है। अभी 2 या 3 दोस्त साथ में तैयारी कर रहे हैं, दोनों या तीनों का साथ में सिलेक्शन होता है। बहुत ही गज़ब की बात होती है। ये हम बात करें अभी, हम बुक्स का पूरा प्री मेंस का बुक्स का पोर्शन कवर कर लेते हैं पहले। साइंस का बताइए आप, साइंस में 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं हमें अब। मेरे को साइंस सर ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अगर कोई सा सिलेबस था तो वो साइंस था सर, और सबसे 30 ज़्यादा नंबर मार्क्स भी साइंस से ही थे। 30 नंबर। तो सर साइंस में बायोलॉजी के लिए सर मैंने 8th से लेके तो 10th जो 12th तक की बुक है स्पेशली हाँ, बायोलॉजी के लिए। तो हाँ। 8th में 1-2 टॉपिक ऐसे हैं, 1-2 चैप्टर ऐसे हैं स्पेशली जो फसल से रिलेटेड टॉपिक है, वो हुँ, 8th से दे रखा था उन्होंने क्लियर। 8th में इसके दिया। बाद हाँ, 9th का जितना भी उन्होंने दे रखा था बायोलॉजी वाला 4 चैप्टर है आई थिंक 9th में, तो वो चैप्टर्स मैंने 9th से करे। सेम 10th हुँ, में बायोलॉजी वाला पोर्शन करा, और हुँ, 11th के 2-3 3 या 4 टॉपिक 11th के चैप्टर हैं, तो 3-4 चैप्टर ही 12th के। तो हुँ, साइंस के लिए तो सर मैं टोटली डिपेंड एनसीईआरटी बुक पे रहा था। तो स्पेशली बायोलॉजी के लिए मैं कुछ अलग गया ही नहीं, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी सर, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस दे रखा था वो 8th से लेके तो 12th तक की जो बुक है बायोलॉजी उसी का हुँ, दे रखा था, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करा। पर ये है कि हुँ, सर मैंने मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ी है, मल्टीपल टाइम। और उसमें कहीं न कहीं सर मैं आपके जो टेस्ट दे रहा था, वीकली टेस्ट दे रहा था सर, और एक और चीज़ है सर, टेस्ट देना बोलना बहुत आसान है कि टेस्ट दो, पर सर हर वीक डर भी लगता था कि अगर इस टेस्ट में नंबर कम आ गए तो पूरा वीक खराब भी जा सकता है। हाँ, पर वो सही दिमाग बात है। से एक कुछ चीज़ें उसको ओवरकम करके हम टेस्ट देते थे और फिर उसके ऊपर काम करते थे। तो वो टेस्ट जो दे रहे थे उससे पता चल रहा था कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि सर हुँ, हुँ, पढ़ना और समझने में बहुत अंतर है। मेरे को लगता है कि पढ़ना जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टारगेट बना लेते हैं कि इतने पेजेज़ है इनको खत्म करना है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें शायद हो सकता है कि पूरा दिन भी चला जाए आपको पढ़ने में। वो समझ आना हुँ, चाहिए कि चलो वो क्या बताना चाह रहा है, और एनसीईआरटी बुक सर समझना पड़ेगी आपको। हुँ, तो हुँ, मैं बायोलॉजी के लिए तो सर 9th 10th स्पेशली मैक्सिमम डाटा सर 9th में दे रखा है, 10th में दे रखा है। हुँ, 11th हुँ, के आई थिंक 4-5 चैप्टर हैं और 4-5 चैप्टर 12th के। हुँ, हुँ, तो इनको मल्टीपल टाइम सर मेरे को याद भी नहीं है मैंने कितने टाइम इनको पढ़ा सर, पर मेरे को 9th-10th का याद हो गया था सिलेबस। फिर भी मैं हर बार पढ़ता और हर बार सर मेरे को नई चीज़ें देखने को मिलती थी। तो मैं मल्टीपल टाइम पढ़ता सर। मेरा ये था कि केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब फिर मैंने फिजिक्स उठा लिया, फिजिक्स खत्म हो गया, बायोलॉजी। तो सर जितने टाइम 3-4 महीने एग्ज़ाम का मेरे पास समय था, एक भी दिन ऐसा नहीं गया सर कि मैंने साइंस नहीं पढ़ा हो। तो बायोलॉजी के लिए तो सर मैंने 8th की बुक 9th, 10th, 11th, 12th की बायोलॉजी पढ़ी है वैसे, बायोलॉजी हुँ। के लिए। और और फिज़िक्स, अगर केमिस्ट्री की बात करें हम तो? फिज़िक्स? सर फिजिक्स के लिए एक आध दो टॉपिक 8th में दे रखे हैं, थोड़े बहुत छोटे हैं वो, तो मतलब 1-2 दिन का 1 आध दिन का ही है वो। उसके बाद मैंने हुँ, 9th का साइंस समझा, पर 9th के जो फिजिक्स है उसको समझने के लिए सर पहले मैंने वन शॉट देखी। हुँ, और ऐसा हुँ, ही सर मैंने जो बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी में भी सर मैंने वन शॉट देखे, मेरे को चीज़ समझ में आ रही थी। उसके बाद भी मैंने हर चैप्टर के वन शॉट देखे। उसके बाद मैंने उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि सर मेरे को ये चीज़ें पता था कि अगर वो उसका टीचर है अच्छा, उसके उसके सब्जेक्ट पे कमांड है। तो जैसे कुछ बायोलॉजी के टीचर से मैंने बायोलॉजी पढ़ा, क्योंकि सीबीएसई में मैंने देखा है कि सीबीएसई में जैसे हमारा स्कूल था तो वहाँ पे साइंस के 3 टीचर पढ़ा रहे थे 9-10th में। हुँ, बायोलॉजी हुँ, अलग पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ा रहा है और फिजिक्स अलग टीचर पढ़ा रहा है।
तो वहाँ पे सीबीएसई में मेरे को एक आइडिया था कि सिर्फ बुक में दे रखा है उतना काम का नहीं है, बुक में जो दे रखा है उसको एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने बायोलॉजी वाले टीचर से 9th के वन शॉट पढ़े, जैसे एक चैप्टर है उसका वन शॉट पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको बुक से प्रिपेयर करा। तो मैंने सिंपल मेरा था कि पर वीडियो सिर्फ एक बार देखता सर मैं, फिर एक बार चीज समझ में आ गई, फिर मल्टीपल टाइम मैंने सिर्फ बुक को ही रिवाइज किया हुआ है मैंने। तो और केमिस्ट्री के लिए सर मैंने सेम एज इट इज कि सर मैंने केमिस्ट्री के लिए 9th और 10th की बुक का यूज करा, क्योंकि मैक्सिमम डाटा 9th और 10th में, 9th में चैप्टर पूरा दे रखा उन्होंने, 10th में पूरा चैप्टर दे रखा है कार्बन वाला। उसके बाद मैंने 11th का एक चैप्टर था सर और 12th का एक चैप्टर था, मतलब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, एक एक चैप्टर थे, पर वो एक एक चैप्टर बहुत बड़े बड़े वाले थे सर। जैसे 9th में देखे तो परमाणु से रिलेटेड चैप्टर है सर, तो वो चैप्टर के वन लाइनिंग पढ़े हमने, वो मतलब उसके ऊपर वर्क करा। उसके बाद वन शॉट देख चुके थे तो एक ओवरव्यू मिल गया कि एक्चुअली चैप्टर में क्या क्या है और कैसे कुछ पढ़ना है। और उसके एमसीक्यू लगाते गए, और एमसीक्यू क्या सर हम वीकली टेस्ट दे रहे थे, तो आपके टेस्ट में एक अच्छी चीज ये थी कि हर बार वो एक नया टॉपिक लेके आ रहा है। अगर टेस्ट में आज 9th का कुछ दे दिया है तो अगले टेस्ट में आपको 10th का भी मिल सकता है। तो वहां से टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होते गए, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा सा यूट्यूब या गूगल पे भी देखा कि इससे रिलेटेड और क्या चीज हो सकती है। और स्पेशली अगर स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो सर तो 11th और 12th की केमिस्ट्री में दिक्कत आई, क्योंकि 11th में उन्होंने बेंजीन वगैरह एरोमेटिक्स वगैरह दे रखे उन्होंने, तो उनको भी हमने मल्टीपल एक या दो बार में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसमें कि एक्चुअल में याद कैसे रखे इसको। तो उसको जैसे मल्टीपल टाइम करते गए तो सर वो चीजें या तो रटाती गई या समझ में आती गई कि एक्चुअल में वो क्या पूछना चाह रहा है। और हम दो लोग साथ में थे तो हम दो लोग आपस में डिस्कस करते थे क्या उसमें, क्योंकि हर व्यक्ति का समझने का तरीका अलग है। वो चीजें मेरे को समझ में बहुत अच्छे से आ रही थी, तो कहीं वो जो धीरपाल सर थे उनको समझ में आ रही। तो सर वो भी मेरे साथ बहुत ईमानदार, अगर ईमानदारी की बात करूँ तो मैं उनसे सीखा हूँ कि ईमानदार होना होता क्या है। तो ये सारा सर वो फिजिक्स के लिए भी सर, फिजिक्स के लिए स्पेशली सर हमने एक या दो बार वन शॉट देखे, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा चैलेंजिंग था कि एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा था। तो फिजिक्स में मैंने वन शॉट एक या दो सर के देखे कि कहीं ना कहीं तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आए। तो 9th का वन शॉट, उसके 9th में आई थिंक 4 चैप्टर है और 10th में भी 4 चैप्टर है। मैक्सिमम फिजिक्स से सर 9th और 10th का जो साइंस है उसमें दे रखी है, और 11th 12th में दे रखी है, बहुत कम दे रखी है। 11th का एक चैप्टर है मेजरमेंट से रिलेटेड, तो वो चैप्टर तो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था। बाकी मैंने 12th का जो फिजिक्स है और 11th का फिजिक्स है वो मैंने युगबोध की बुक से देखा था, क्योंकि वो लैंग्वेज समझ में आ रही थी। एनसीईआरटी के फिजिक्स की लैंग्वेज सर मेरे को थोड़ा सा जितना समझ में आना चाहिए था उतना नहीं आ पा रहा था, तो मैंने युगबोध की बुक का सहारा लिया था और उस पर नोट्स बना लिए थे सर मैंने, क्योंकि 12th का जो फिजिक्स है 11th का फिजिक्स है बहुत कम था। तो मैंने उनके की नोट्स बना रखे थे और मल्टीपल टाइम उनको नोट्स को मैं रिवाइज कर रहा, क्योंकि बार बार बुक को लेके आऊंगा कुछ टॉपिक पढ़ूंगा। तो साइंस का सर मेरा टोटली एनसीईआरटी बेस ही था। और आपके टेस्ट नहीं, साइंस में मतलब एनसीईआरटी बहुत एक अच्छा खासा योगदान देती है, और टेस्ट में भी हमने एक चीज मतलब लेवल थोड़ा सा मेंटेन कर रखा था, एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट जाता था। जी आप बोल रहे थे कुछ। एक और बता रहा था कि मैं जैसे आपने जो सेक्शनल टेस्ट डाल रखे थे, तो हाँ। जैसे स्पीड मोशन से रिलेटेड आपका जो टेस्ट था, तो अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो उसके बाद हम वो सेक्शनल टेस्ट पे जाते थे कि एक्चुअल में जो पढ़ा है वो काम का है कि नहीं काम का है, क्योंकि सर पढ़ना और उसको अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो समझा हुआ है। तो अगर उसे चैप्टर पढ़ लिया और आपके सेक्शनल टेस्ट लग रहे हैं कि हाँ नंबर आ रहे हैं उसमें, तो फिर लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक में पढ़ चुका हूँ। इसके बाद में क्या करता कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको वापस पढ़ता, उसी टाइम पढ़ता, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, नहीं। तो मैंने काम सिलेबस खत्म होने पे नहीं करा, मेरा सिंपल सा क्लियर था कि एक बार टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। तो सेक्शनल टेस्ट थे चैप्टर वाइज, चैप्टर को पढ़ता फिर सेक्शनल टेस्ट लगा था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस चैप्टर पे जाता। तो खत्म होने पे ध्यान ना देते हुए सर मैंने ध्यान दिया कि चीजें आना चाहिए। हाँ सही बात है। कुछ अभ्यर्थियों के साथ में मैंने ऑब्जर्व करा है, वो मॉक टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाना कब प्रारंभ करते हैं, जब उनका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाता है। यही मेंटलिटी के साथ तैयारी शुरू करते हैं कि पहले हमारा पूरा सिलेबस हो जाए, सब कुछ पढ़ लें, उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। तो आप बताइए ये गलती मतलब मानी जाएगी या समझदारी मानी जाएगी ये, और आपने क्या करा? सर अगर एनालिसिस नहीं करे तो टेस्ट देने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मेरे साथ जैसे धीरपाल सर थे, उनका मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दो प्लेटफॉर्म पे वो टेस्ट देते थे वो। पर उस टेस्ट में मेरे को भी लगा कि क्योंकि सर अगर मेरा कंपटीशन था तो धीरपाल सर थे, मेरा मेन कंपटीशन थे, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है सर वो। तो अगर इनको मैंने थोड़ा सा बीट कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। वो गेस्ट से सर, तो मैं नॉन गेस्ट से था,
तो मेरे को नंबर तो क्लियर चाहिए ही थे, मेरे को तो ज़्यादा नंबर चाहिए थे। हाँ हाँ तो एनालिसिस मेरे क्लियर था कि सर आपके जो टेस्ट हैं वो सिलेबस वाइज है, तो मैं उनको सर पूरा दिन ही चला जाता उस टेस्ट में। मैक्सिमम 3-4 2 घंटे से टेस्ट देते, 3-4 घंटे उसके एनालिसिस में लगता और 1 घंटे सर हम थोड़ा-सा बाहर जाते उस टेस्ट को डिस्कशन करने, तो हमारे बहुत टाइम जाता टेस्ट में। तो सर जो सेक्शनल टेस्ट की अगर बात करूँ, सर 10 क्वेश्चन है तो सेक्शनल टेस्ट में वो 2-3 मिनट लगते। उसके बाद भी सर मेरा आधा-आधा घंटा जाता सेक्शनल टेस्ट में, क्योंकि वो अगर कुछ मेरे को एक आधी क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन में समझ गया मैं, उसके बाद में सर ये देखता है कि जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे एक्चुअल में इसके बारे में दे रखा कि नहीं दे रखा। हाँ तो उस हाँ एनसीईआरटी की बुक में जाता हूँ, सर पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये बुक में कहाँ पर दे रखा है। तो मैं उसको वापस पढ़ता, फिर मुझको समझ में आता है कि यार इन्होंने दे तो रखा है पर मैं समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो सेक्शनल टेस्ट में मेरे को टाइम लगता था। तो नहीं मेरे हिसाब से मतलब बच्चों को ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि 10 नंबर का मॉक टेस्ट लगाते थे, उसके विश्लेषण करने में आपको आधे-आधे घंटे का टाइम भी लगा है। सभी में तो नहीं लगता, पर लगता था मैक्सिमम जहाँ पे मेरे नहीं को नहीं चीजें याद यही नहीं तो हो रही है। यही मेन चीज है जो खास बनाती है अभ्यर्थी को कि हमने गलती करी तो गलती क्यों करी, और हमारा सही हुआ तो कैसे सही हुआ, तो वो हमारा सही नहीं है, वो एक तरीके में तुक्का लग गया तो उसको भी सुधार करना। नहीं, ये नहीं चीज बहुत तुक्के पे तो मैंने सर मैं तुक्का लग गया तो सर मैं उसको कंसीडर नहीं करता नंबर कि वो मेरा सर उस तुक्के पे मैं ये जरूर जाता कि अगर जो मेरे दिमाग से ऐसे नहीं लगा था कि कुछ भी लगा दिया मैंने, मैं मेरा दिमाग पूरा यूज करता सर, सबसे ज्यादा मैं उसी में यूज करता दिमाग के जो क्वेश्चन नहीं आ रहे मैं सोचता मेरा दिमाग की कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर वो सही होता तो फिर मैं सोचता कि अगर इस टाइप से अगर मैं सोचूंगा तो शायद क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो चीजें काम सर मेंस एग्जाम में फाइनल तो करी है, उसको तो मैं डिनाई नहीं करूंगा। पर ये है कि मेरा ये था कि कम टेस्ट लगाऊं पर प्रॉपर तरीके से लगाऊं का एनालिसिस प्रॉपर करूं, उनको सीखने को मिलेगा, सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा तो सर काम तो कुछ का नहीं, किसको बताने वाला हूं मैं कि सर इतने सारे टेस्ट लगा लिए। तो ऐसा तो कुछ दिमाग में था नहीं सर उस टाइम, ये था कि अपन नॉन गेस्ट में और अपने को नंबर बहुत अच्छे चाहिए। बस ये है कि सर इस इसमें थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं भी, हम टेस्ट पे हैं तो इसी के कुछ जी सर। क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं। तो जैसे कि टेस्ट लगाते थे आप, तो वहाँ का जो सॉल्यूशंस होता था उसको आप अध्ययन किया करते थे। तो उस हाँ सॉल्यूशन को पढ़ने से, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से मतलब कैसा लगता था आपको, मतलब आपका एनसीईआरटी लेवल का कंसेप्ट क्लियर होता था, नहीं होता था, क्या चीजें वहां पर आपने विशेष तौर पे देखी, और कितना फायदा सर अगर हो मैं सकता है कि आने वाले बच्चे अभ्यर्थी कभी इस तरीके से योजना बनाए तो। सर उसका फायदा तो जो पड़ता है ना उसको अपने आप ही समझ में आ जाता है कितना फायदा है, क्योंकि उस जो टॉपिक अगर जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन है आपका वो टॉपिक 90% तो क्लियर हो ही सकता है, मतलब हर टॉपिक का तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे टॉपिक बहुत बड़े भी होते हैं, पर उस टॉपिक का मैक्सिमम पार्ट आपका कवर होगा और एक अलग डायमेंशन मिलेगी कि इस टॉपिक में ये चीज भी हो सकती है। और सर आपकी जो अगर आपकी टेस्ट की मैं बात करूं तो उसमें एक्सप्लेन के लिए आपको सर स्क्रीन को भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, इतना लंबा उसका एक्सप्लेन हाँ रहता है। हाँ हाँ और सर उसके लिए गट्स चाहिए, हर मेरे को लगता है कि जिसने मैक्सिमम आपका टेस्ट बहुत प्रॉपर तरीके से लगाया, मेरे को लगता है कि उन 99% लोगों का सिलेक्शन हो ही। क्योंकि हाँ सर मेरे साथ जो लोग थे ना, मैंने 2-3 लोगों को आपका जो टेस्ट है वो परचेस करवाया था। उन्होंने सर आपके टेस्ट 1-2 टेस्ट दिए, बस टेस्ट नहीं दिए क्योंकि उनको नंबर नहीं आए। तो उनको ऐसा लगा कि यार नंबर ही नहीं आ रहे हैं क्या, और उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं सर, और यहाँ पे उनको नंबर नहीं आ रहे, तो सर उन्होंने उस डर के कारण ही टेस्ट नहीं लगाया मेन तो। वो सर नंबर पे हम कभी भी नहीं जाते थे, हाँ, नंबर पे सर बिल्कुल नंबर पे तो जाते थे कि नंबर आने चाहिए, पर हमारा एक बन गया था टेस्ट देते देते कि हर बार 70 अबव नंबर आ रहे थे। तो जो आपकी वो लिस्ट आती थी उस लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं एक आध बार नाम छूटा होगा सर, एक आध दो बार, बाकी उस लिस्ट में नाम आता था। तो ऐसा लग रहा था कि अगर इतने, क्योंकि सर ऐसा लगता था कि जैसे दूसरे जो टेस्ट हैं अगर हम खरीदे तो उसमें और भी आपको मिल जाता है कि अगर एमपी पुलिस का भी टेस्ट मिल जाएगा आपको, एसएससी का भी मिल जाएगा, पर जो बंदा 500 550 रुपए आपके टेस्ट में दे रहा है वो सिर्फ टीचिंग के लिए दे रहा है, उसे वर्ग 3 के लिए दे रहा है। तो हमारे माइंड में ये था कि जिसने इतने पैसे लगाए हैं मतलब वो बंदा टाइम पास वाला तो है नहीं, वो मतलब सीरियस स्टूडेंट है जो कि पढ़ रहा है। तो हम उनसे कंपेयर करते हैं अपने आप को कि यार इतने लोगों के बीच में अगर नंबर आ रहा है मतलब कि अपन सही जा रहे हैं। मेन चीज तो सही जाना होता है कि अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है मतलब सही जा रहे हैं। तो उस टेस्ट को एक्सप्लेन में वही बोल रहा हूँ सर कि हमको 5-6 घंटे लगते थे सिर्फ टेस्ट देने में, और हमारा क्लियर था, हम संडे को ही टेस्ट देते थे क्योंकि अगर वो पीछे छूट गया तो प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी कि और सर संडे को हमारा क्लियर प्लान बन जाता कि ये चीजें गलत हुई है मतलब इसके ऊपर जाना है। जैसे वो देरपाल सर का बोला मैथ्स का कि वो आपकी क्लासेस कब स्टार्ट करी उन्होंने, जब उनके मैथ्स के क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट हो गए कि यार कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर आपके वीडियोस देखे, ताकि वही था कि सर टेस्ट में ये है मैं जो सीखा हूँ अगर मैं आगे भी उसको पूरी कोशिश करूंगा कि यही करूँ
कि टेस्ट दो, सिलेबस तो सर कभी खत्म, उस सर सिलेबस को खत्म मैंने पहले भी करा हुआ और पहले बहुत बार फेल भी हुआ हूँ। तो मतलब सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होता है। मेरे को लगा कि जैसे इस वीक अगर टेस्ट दिया है, एक मिल गया टॉपिक की ये वीक है, तो नेक्स्ट वीक तक अगर वो टॉपिक हम क्लियर करते जाएंगे तो लास्ट में ऐसा टाइम आएगा कि शायद वो आपके पास टॉपिक नहीं बचेंगे कि कौन सा वीक है। तो मेरे को लगता है कि टेस्ट दो, एनालिसिस करो, उससे ये पता चलेगा कि गलतियां क्या हैं और अगले वीक उस गलतियों को कर लो। और ऐसा नहीं अगले बार आपको नई गलती मिल जाएगी सर, हर टेस्ट में मेरे को हर बार मेरी नई नई गलतियां दिख रही है। अगर मेरे को नंबर आए तो कहीं ना कहीं वो गलतियां पे काम करा है सर, वो गलतियां मेरे को ऐसा मतलब पर्सनल पे लिया है। सही बात है, मैंने भी ऑब्जर्व करा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो अभ्यर्थी थे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। मतलब स्कोर देखने में भी सुनने में आया कि कुछ प्लेटफॉर्म पे तो बच्चे अभ्यर्थी मतलब 100 में से 100 ला रहे थे, 98 97 95 ला रहे थे। और यहाँ पे मैंने भी पर्सनली में हर संडे को एक रिपोर्ट सेंड करता था टेलीग्राम पे टॉप 50 वाली। तो सर उसके बारे में बात करूं आपसे, हाँ, ऐसा होता था कि आप उस रिपोर्ट को 2 से 3 दिन बाद से मतलब सेंड करते, उस टाइम नहीं करते थे आप। तो हम उसका वेट करते थे। उसका वेट हम इसलिए करते थे कि जैसे सेक्शनल हम देखते थे उसमें कि हिंदी में हम कहाँ पर हैं, हम हमारे से ऊपर वाले लोगों को देखते कि एक्चुअल में वो कहाँ चले गए। और ऐसा लगता है कि किसी एक सेक्शन में हमारे नंबर बहुत ज्यादा कट गए और हम बहुत नीचे आ गए। तो हम ये देखते कि यार इनको इतने नंबर आ रहे हैं। जैसे मेरा प्लस पॉइंट, हम दोनों का प्लस पॉइंट था साइंस और मैथ्स। ये ऐसा था हमारा कि हमको इसमें जैसे साइंस 20 नंबर का 30 नंबर का आ रहा है तो उनको 20 से अबव नंबर हर बार आते थे। पर ये था कि 25 अबव आ रहे कि नहीं आ रहा। अगर कोई सा बंदा ऊपर गया है तो उसको कौन से सेक्शन में उसने अच्छा काम करा है कि वो ऊपर चला गया। एक आध दो सेक्शन ऐसे रहते हैं कि वो ऊपर गया तो फिर हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि अगर ये लोग कर पा रहे हैं तो फिर अपन क्या कर रहे हैं। क्योंकि सर मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था उस टाइम में प्रॉपर इसी के में था, मैं गेस्ट में था, पर गेस्ट में मेरे को वर्कलोड ज्यादा नहीं था। पर उसके बाद में जीता वर्ग 3 ही था कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है। तो उसको हमने पॉजिटिव का इंतजार करते थे कि जिन लोगों ने गलतियां कहाँ पे नहीं की है वो हम ये सीखते थे कि अगर ये लोग बस इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि जो टॉपर रहता था ना सर, जैसे एक भैया का नाम है अनुराग सोनी, वो हमेशा आपके स्टार्टिंग में सर वो टॉप 3 में आए, बाकी वो हमेशा टॉप 1 में ही थे। तो हम उसको देखते हैं। उनका भी सिलेक्शन हो गया है, उनका 80 के समथिंग कुछ स्कोर है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन स्कोर भेजा था मुझे उनका भी। हाँ, तो वो बंदा हमारे लिए सबसे मोटिवेट वो व्यक्ति था कि उस व्यक्ति को हम समझते थे कि अगर ये कर पा रहा है तो अपन भी, क्योंकि सिलेबस तो नया सभी के लिए है, कोई अपन तो अलग है नहीं। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उनका पता चल गया था कि सर वो आपकी वीडियोस जो आते थे ना वीकली, जो आप वीडियो बनाते थे 5 10 15 मिनट के, तो वो बंदा उसमें भी लाइव में आपको कमेंट करता कि सर इतना स्कोर आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आप उसको बोलते कि आप अगर ऐसे ही रहा तो आप टॉप 50 में आओगे, आप उनसे ऐसा बोला है आपने एक दो बार। तो हमारा अगर हम जो धीरपाल सर और हम दोनों बात करते हैं तो सिर्फ उस एक व्यक्ति की बात करते हैं कि यार वो बंदा कुछ तो कर रहा है। और उस बंदे का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था सर। उन्होंने वहाँ पे जो टेस्ट था उसमें नाम लिख रखा था अनुराग सोनी एमपीटेट वर्ग 3। तो वो अफर्मेटिव भी कर रहे थे कि मतलब हाँ, अगर कोई, मेरे माइंड में ऐसा था कि उसका कोई नाम पड़ेगा तो टीचर वर्ग 3, मतलब जो भी उसका नाम पड़ेगा तो उसको एनर्जी भेज रहा है कि वो टीचर बन गया है। तो मेरा बहुत पॉजिटिव चीजें थी कि हम उसकी जरूर बात डेली उसकी बात करते थे हम कि अगर वो इस सेक्शन में ये कर पा रहा है तो अपन क्यों नहीं कर रहे। तो हम उस बंदे को, अगर हिंदी में ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो मैंने कहा अपन गलती कर रहे हैं, अपन गलत है। तो हमने एक पॉजिटिव लिया कि जो हम लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, मतलब कारण क्या है आगे निकलने का। तो हमारा था कि हम ऊपर जाएं, नीचे कभी नहीं देखते सर, नीचे तो देखते ही नहीं थे, भले ज्यादा नंबर वाले तो नीचे थे नहीं। तो हम ये देखते थे कि एक्चुअल में ये ज्यादा नंबर ले पा रहे हैं। सर ऐसे ही हुआ कि हम उस सेक्शनल में अगर गलत कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ही हम कोसते थे कि कहीं ना कहीं अपन गलत कर रहे हैं, अपने को सही जाना है। तो ये चीजें थी सर, वो उसका इंतजार रहता सर हमको कि एक्चुअल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ऊपर गए। वो उसमें पता चल जाता है क्या रैंक लगी, पर रैंक वाले ऊपर कर क्या रहे हैं, मतलब तो उससे फायदा मिलता है कि अगर ये, तो ऐसा था सर। एक कंपटीशन भी हेल्दी टाइप का बना रहता है। हाँ, वो हमने हेल्दी लिया सर, उसको हम ऐसा नहीं लेते कि यार ये लोग को रॉकेट साइंस बन के, ऐसा कुछ नहीं था कि अगर अपन शिद्दत से लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को ओवरकम करना है सर। अगर आप नेगेटिव लेंगे तो उससे फायदा तो कुछ भी है नहीं। तो वो था सर, दिमाग में नहीं आया पहली बात तो वो कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव आया कि अगर ये कर पा रहे हैं तो अपन भी कर लेंगे। नहीं, सही बात है। अभी हम इस पे एसएसटी की बुक्स को ले लेते हैं, तो इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति, इनको आपने कैसे कवर किया? सर ऐसे सिलेबस में देखे तो उसकी आई थिंक 4 यूनिट है एसएसटी की। तो सबसे पहले भूगोल दे रखा था, तो जो मैंने भूगोल की कुछ बुक पढ़ रखी थी मैंने 6 7 8 की, तो वो सिलेबस देख के मेरे को पता चल गया कि यार इन्होंने तो पूरा भूगोल दे रखा है।
एनसीईआरटी वाला, उससे मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया लग गया कि तो मैंने 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है भूगोल वाली, छोटी सी बुक है सर, अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, मतलब एक दिन में, बहुत पतली बुक है। तो सबसे पहले मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भूगोल पढ़ा, और उसमें मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ ज्यादा अगर टाइम नहीं दे पाऊँ तो कुछ चीजें अगर मैं भूल जाऊं, तो उनको मैंने A4 साइज के पेजेस पे की पॉइंट में बना रखे थे, कि बहुत कम थे, मतलब उनको बनाने में कुछ ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगा, पर मैंने बनाया क्योंकि मेरे को लगा था कि अगर भूल गया तो 6, 7, 8 का मैंने पढ़ा सर। 8 की एनसीईआरटी में भी अच्छा खासा डाटा दे रखा है, तो मैंने भूगोल का उसको पढ़ा। 9, 10 में पूरी भूगोल तो नहीं पढ़ी, पर मैक्सिमम कुछ टॉपिक थे कि जिनको पढ़ना बहुत नेसेसरी था। तो भूगोल के लिए सर हमने 6 से लेकर 10th तक की, उस धीरपाल सर मेरे साथ थे। कुछ बुक हमारे पास थी, कुछ बुक नहीं होती, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते कि आज मैंने भूगोल पढ़ लिया है, 6 का पढ़ लिया, 6 का आप पढ़ लो। और हम नोट भी करते थे उसमें कि क्या हमने इसमें, तो वो भी देखते कि यार तूने ये यहाँ पे गोला लगाया, काय के लिए लगाया है। तो अगर हम कुछ पढ़ते तो डिस्कशन हर चीज होती सर, हर चीज डिस्कशन होती है हमारी। तो वो है भूगोल के लिए तो सर 6 से लेकर 10th तक का, पर 10th में पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, पर उससे इसके अलावा तो सर भूगोल में कहीं पर नहीं गए हैं। और आपके टेस्ट थे सर। सर एक और चीज है कि हम जो पढ़ रहे थे ना, उसका वैलिडेशन आपके टेस्ट से मिल रहा था हमको, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो टेस्ट में आ रहा है, वो सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस आपके टेस्ट से आ रहा है। क्योंकि मैंने एक आध दो और प्लेटफॉर्म पे कुछ टेस्ट लगा के देखे थे, तो वहां पे मेरे को ऐसा क्लियर फील हुआ कि मतलब सिलेबस नहीं है, उसके बाद ये चीजें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को ऐसा फील हुआ कि इन लोगों के पास जो पुराने क्वेश्चन है इन्होंने कॉपी पेस्ट करके टेस्ट के फॉर्म में यहाँ दे दिए, और सिर्फ मेरे को ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो सर उतना टाइम भी नहीं था सर, आप मतलब कि कहने में बड़ा अच्छा लगा, आप सेक्शनल टेस्ट दो सर, अगर आप सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल सभी दो, तो अगर मेरे को आधा आधा घंटा लग रहा था, मैं 2-3 घंटे चले जाते उसमें। तो मैं सेक्शनल टेस्ट देता, बहुत सोच समझ के देता मैं, कि अगर मेरे को एक ही देना है तो दूसरे टेस्ट प्लेटफॉर्म में सर मैंने बहुत पैसे लगाए। मैंने वर्ग 3 में सर पैसे की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे दोस्त थे 2 एक, जिन्होंने मेरे को बोल रखा था कि मेरे को पैसे वगैरह चाहिए, मेरा भाई था मेरे छोटा वाला, वो जॉब करता है। तो मेरे को लगा, मैंने टेस्ट तो लिए, पर मैंने यूज सिर्फ आप पे ही करा, क्योंकि वहां पे सर डाटा ही नहीं मिल पा रहा था सर। मैंने एक ऑनलाइन बेस्ड परचेस की थी इंदौर के एक बहुत अच्छी कोचिंग की, शायद 799 में मैंने खरीदी सर। उसका एक वीडियो नहीं देखा मैंने, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ सर। उन्होंने वीडियो सर दूसरे दिन उन्होंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए उन्होंने टोटल। और मेरे फ्रेंड के सिस्टर हैं, तो वो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू सर के वीडियोस देख रहे हो। मेरे को क्लियर समझ में आ रहा सर कि वीडियो मेरे को लग ही नहीं रहा कि सिलेबस से है, वो सिर्फ थोड़ा सिलेबस का नाम होने से सिलेबस नहीं है। तो मैं भटका नहीं सर। सबसे मेन चीज ये है कि ईश्वर की कृपा से मैं भटका नहीं, और मैंने आपकी वीडियोस भी देखता था मैं, तो मेरे को बहुत एक समझ पैदा हो गई थी एक्चुअल में करना क्या है। तो सर भूगोल के लिए मैं एनसीईआरटी 6 to 10th पे रहा। इसके बाद कहीं ना कहीं इतिहास के लिए भी उन्होंने इतिहास जो बना के दिया था, वो मैंने देखा कि उन्होंने 11th की जो बुक है, वो 12th की जो बुक है, कुछ टॉपिक जो 11th से डायरेक्ट 12th में गए हैं, तो 11th के कुछ टॉपिक पढ़े। 12th की जो बहुत पतली एनसीईआरटी है, वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मैंने वो भी पढ़ा। और मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में मैंने देखा कि कुछ टॉपिक अगर हैं तो पढ़ लिया, अदरवाइज मैं थोड़ा सा लूसेंट की ओर भी गया था, क्योंकि अगर इतिहास ऐसे पढ़ने जाऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो मैं कहीं ना कहीं फिर लूसेंट की तरफ चला गया था। तो इतिहास के लिए मैंने लूसेंट, और हिस्ट्री के लिए मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी का यूज करता है। और इसके बाद सर अर्थशास्त्र था, तो अर्थशास्त्र में सर जो आपके टेस्ट लगाए, तो कुछ पंचवर्षीय योजनाएं, तो वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल सकती सर। तो अर्थशास्त्र ऐसा था कि एक जगह पे नहीं कर सकते आप उसको, नहीं हो सकता। तो मैंने उसके लिए कुछ टॉपिक जैसे जीएसटी वगैरह, कुछ ऐसा जीएसटी तो नहीं था उसमें, थोड़ा सा जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, राष्ट्रीय जो आय वगैरह थी, तो वो उन्होंने लुसेंट में बहुत अच्छा दे रखा था, तो वो टॉपिक मैंने लुसेंट से कर ली। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के लिए सर मैंने लुसेंट का यूज करा। उसके साथ जो टेस्ट देते थे, टेस्ट में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉपिक आते थे। अब उसमें प्लस पॉइंट यह हुआ कि जो एक्सप्लेन वाला पार्ट बोल रहे थे, जो एक्सप्लेनेशन दे रखी थी, उसमें अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में आया तो सारी पंचवर्षीय योजना उन्होंने दे रखी। तो उससे फायदा ये होगा कि मैंने वहां से नोट्स बनाए, क्योंकि आपकी ऐप में सर एक ये है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो मैंने क्या करा कि फिर उसके लिए मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया कि पंच योजना कहाँ से कहाँ स्टार्ट की और क्या। और आपके में सर ये था टेस्ट में कि अगर किसी ईयर उन्होंने ईयर पूछा पंचवर्षीय योजना का, और दूसरे बार में उसने पूछ लिया कि उसका एम क्या था। तो ऐसे अर्थशास्त्र आपके और आपके जो सेक्शनल टेस्ट थे सर,
उन सेक्शनल टेस्ट से मेरे को ये फायदा मिलता रहा कि एक्चुअल में मैं सेक्शनल टेस्ट से सर मेरा अर्थशास्त्र काफी हद तक कंप्लीट होता गया। तो अर्थशास्त्र के लिए मैंने एनसीईआरटी ले रखी सर 11th-12th की, पर उसमें समझ ये नहीं आ रहा था कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, क्योंकि वो सर मतलब नहीं आया उसमें समझ में। कुछ टॉपिक जरूर पढ़े हैं उसमें से एक आध दो चैप्टर, बाकी तो फिर आपके सेक्शनल टेस्ट के भरोसे था मैं, क्योंकि उसमें बहुत डाटा था सर जो आपने एक्सप्लेन कर रखा था, जो डाटा था मेरे को लगता है इनफ है, क्योंकि इधर साइंस भी पढ़ना है सर, बहुत सारी चीजें थी। तो साइंस में डेली पढ़ता था, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं साइंस नहीं पढ़ा, साइंस में छोड़ सकता नहीं। और अर्थशास्त्र के लिए मैंने सर ये करा था लूसेंट, और थोड़ा सा गूगल का भी यूज करा था मैंने जहाँ पे मेरे को जरूरत थी। कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने वो पढ़ लिए थे। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, वर्ग 2 चयन परीक्षा, किसी की भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये आपको सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेंगी। और सबसे खास बात ये है कि चारों विकल्पों को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, बहुत ही डीप में आपको समझाया गया है। हमारी टेस्ट सीरीज में जो विस्तृत व्याख्या है वो एक तरीके में शॉर्ट नोट्स की तरह कार्य करती है। और जो भी पी-वाई-क्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और पी-वाई-क्यूज़ की विस्तृत व्याख्या को आप देखेंगे तो बहुत टॉप लेवल की आपको देखने को मिलेगी। यदि हम विस्तृत व्याख्या की बात करें, टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो बाइलिंगुअल रहेगा, और विस्तृत व्याख्या में उस आंसर को समझाने के बाद चारों विकल्पों को समझाया गया है, और विस्तृत व्याख्या बाइलिंगुअल है। चाहे वर्ग 2 का ज्वाइन करना हो, वर्ग 3 का करना हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये एक सिद्धांत आया था, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया। आवश्यकता पड़ी उस सिद्धांत को और अच्छे से समझाया गया, और उसको बाइलिंगुअल भी समझाया गया है। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सक्सेस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। पॉलिटी के लिए आपने क्या करा? सर पॉलिटी के लिए मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि संविधान के बारे में मेरे को बहुत सारी चीजें पता थी। संविधान के बारे में मैंने पहले पढ़ रखा था संविधान, तो मेरे पास एक एक जो मैप था बड़ा वाला, वो लगा हुआ था मेरी दीवार पे, तो मेरे को आर्टिकल लगभग 90% आर्टिकल मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो वो मेरा प्लस पॉइंट था। साथ में मेरे पास जो संविधान है इसकी बुक भी थी, तो उसमें जैसे निर्वाचन के बारे में दे रखा है, मानव अधिकार के बारे में दे रखा है, तो इनके मैंने क्या करा, इनके बारे में पढ़ के एक एक पेजेस में इनके नोट्स बना रखे। तो जैसे क्योंकि मेरे को पता था भूल जाऊंगा मैं, तो इनके जो नोट्स थे मैंने जो बनाए थे, जो की पॉइंट बोलते हैं, तो दो पेज के थे, तो मैं वो पढ़ता गया। साथ में मेरा थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट था, मतलब पहले से था मेरा ये आर्टिकल वगैरह का। जो धीरपाल सर थे उनके साथ में नया सीखता और मैं उनको बता देता कि इसमें ये होता है। आप और हम थोड़ा सा निमोनिक्स अपने आप बना लेते थे कि इस आर्टिकल में ये होगा, तो कुछ इस टाइप से रहा सर ये। तो इसके लिए मैं टोटल एनसीईआरटी पे नहीं गया, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना प्रॉपर नहीं मिल सकता है। हाँ, पर जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है एनसीईआरटी, कुछ के लिए नहीं है वो सही। जैसे सर पीएससी वाले लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, तो लक्ष्मीकांत में कुछ टॉपिक बहुत शानदार दे रखे हैं। जैसे उन्होंने सर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इतिहास में दे रखा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जब तक अपना देश आजाद हुआ है उसमें पूरा एक टॉपिक है वो, तो उस टॉपिक को मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, तो बहुत भूलने के सर बहुत सारे उसमें वो बने थे कि 19 में अलग आया, 1909 में अलग आया, बहुत सारी चीजें थी, तो वो मैं इसे वहां से बहुत अच्छे से कंप्लीट करता गया। तो उसके लिए मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करे सर मैंने, स्पेशली पॉलिटी के लिए। और पॉलिटी में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो 11th की बुक में क्लियर थे, पर पूरी बुक ही दे रखी उन्होंने एक टॉपिक के बारे में, तो इतना टाइम था नहीं कि पूरी बुक में पढ़ पाऊं। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा आपके सेक्शनल टेस्ट की तरफ गया, और मेरे को क्लियर सर ये था एग्जाम में कि मेरे को 100 नंबर नहीं लेके आना है, मेरे को 90 पे फोकस करना है। तो मैं कुछ चीजें अगर बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने फिर उसको मेरे इस तरह से करा कि जैसे सेक्शनल टेस्ट है, अगर इसमें से बनेगा तो ठीक है, नहीं तो सभी लोग ऐसे तो नहीं, सभी को आते होंगे। तो वहां पे मैंने एसएसटी में सर मतलब जो मेरा टारगेट था उसमें से 15-16 नंबर 17 नंबर का मैंने बना रखा था कि इतने नंबर आए होते, अगर एक आध दो नंबर नहीं भी आएंगे तो चल जाएगा। तो ये था सर मतलब बुक का। पर ये है कि सर मैं किसी कोचिंग की तरफ नहीं भटका, मैं सिर्फ सेल्फ की तरफ था कि एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अगर वीकनेस में कुछ टॉपिक लग रहे हैं कि बहुत लंबे हैं, तो मैं फिर उसको छोड़ना ही बेटर समझा। मैंने छोड़ा तो नहीं, पर उस पर जितना कम हो उतना ही बहुत है। सही है। और यहाँ पे सेल्फ भी करा जा सकता है, और यूट्यूब पे ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है अब तो बस ढूंढने की खोज होती है। यदि हम सर्च करें उस टॉपिक को तो वो टॉपिक यूट्यूब पे मिल जाता है वैसे भी। सर पुराने थोड़ा सा अनुभव से, और मैं आपके वीडियोस देखता था, मैं कंटिन्यू सर अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैंने आपके वीडियो तो मेरे को लगता है कि मैंने कोई सा स्किप करा होगा, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो भी नहीं थे, लंबे ज्यादा 20-25 मिनट आधे घंटे के होते थे, पर मैं उनको सुनना होता था सर।
कि कमी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, काफ़ी अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके बताते हैं कि ये आपकी वीडियो बहुत लेंदी होती है, हमारा टाइम बर्बाद होता है। लेकिन जब भी मैंने सेलेक्टेड टीचर से पूछा तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ती है इतनी इन्फॉर्मेशन देने की, आप जो भी होता है मतलब कुछ आती है नेगेटिव कमेंट कि आप वाली बड़ी वीडियो बना देते हो, तो मुझे भी सही नहीं लगता, सर लेकिन मेरे को ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके देखते हैं जैसे क्लासेस देख रहे हैं, ऐसे आपकी वीडियोस देख। मैं आपकी वीडियोस कैसे देखता, अगर मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से जैसे नीचे आता था, मैंने आपकी वीडियो चलाया और ईयरबड लगे हैं कान में, तो मैं सुनता जाता। अगर मेरे को कुछ चीजें लगती तो फिर मैं वापस आके उसको देख लेता कि यार ये बोला हुआ है। तो मैं सिर्फ आपकी चीजें सुनता था कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ गलती। वर्ग 3 में सर आप वीकली वीडियो बनाते थे, तो मेरे को चीज समझ में आती। कभी आपकी वीडियो नहीं आती तो हम उस टाइप थोड़ा-सा देखते कि यार वीडियो क्यों नहीं है सर की, क्योंकि वो हमें फ़ायदेमंद थी। हमको एक रियलिटी चेक मिलता या फिर हमको एक नई दिशा मिल जाती कि आप ऐसे, क्योंकि आप कहीं न कहीं आपकी वीडियो में बताते हैं कि आप इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो किताब पे भी जो भरोसा है वो आपके थ्रू मेरे को मिला है कि एक्चुअल में किताबों पे कैसे भरोसा किया जाता है। किताबें पढ़ना सर इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, क्योंकि किताब में बहुत सर आप आसान पढ़ते हो, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसी टॉपिक को वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में कभी-कभार क्या होता है सर, दिमाग चला जाता है, अपन पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ेंगे, कुछ नहीं आगे, फिर वापस जाना पड़ता है उसके ऊपर। और यूट्यूब में क्या था सर कि पका-पकाया चीज़ें मिल रही है, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कठिन से कठिन चीज़ें बहुत आसान समझ में आ गई। और आप 10 दिन बाद देखो, वही वीडियो आप देखो या वही क्वेश्चन लगा हुआ, आपको वापस आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा। किताब पढ़ने पर सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। सही बात है। तो कहीं न कहीं किताब ने बहुत फ़ायदा दिया सर, और अगर आगे भी इन फ्यूचर मेरा तो किताब के ऊपर ही भरोसा है सर, बहुत ज़्यादा है मेरा। नहीं, सही बात है। अच्छा, वर्ग 3 का सिलेबस चेंज हुआ तो आपको इसका आइडिया कैसे लगा या फिर आपने कैसे योजना बनाना प्रारंभ करी इसकी? सर मतलब इसके पहले या बाद में? नहीं, अभी जो वर्ग 3 का अचानक से सिलेबस चेंज हो गया था, हाँ। तो फिर उतने कम टाइम में आपने फिर कैसे उस सिलेबस को समझा कि कैसे कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या करूँ फिर ये चीज़ें? सर अगर मैं पर्सनली मेरा बताऊँ तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट था। प्लस पॉइंट इसलिए था क्योंकि मैं उसके पहले वर्ग 2 में लगा हुआ था। मेरे कुछ हाँ। पहचान वाले हैं जो उसके पहले जब मैं वर्ग 2 पढ़ा था, वो वर्ग 3 पढ़ रहे थे। तो हुँ। मेरे लिए तो प्लस पॉइंट दोनों ही तरफ था, क्योंकि इस बार प्री दी थी, तो उसमें मेरे को 116 मार्क्स थे, तो मेरे को कहीं न कहीं लग गया था कि अपन बहुत पानी में तो नहीं है इस सिलेबस में भी, क्योंकि इसमें तो अपन ने हाँ। सिर्फ पीवाईक्यू लगा के गए थे अपन, और प्रीवियस हुँ। नॉलेज के बेस पे दिया था, तो इतना कोई पानी में तो था नहीं मैं। पर नए हुँ। सिलेबस में ये था कि सभी को बराबर कर दिया इन्होंने। और कहीं न कहीं सर इसमें जिन लोगों का थोड़ा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका भी थोड़ा फाल्ट नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा सर टिल्ड किसकी तरफ है, साइंस ग्रुप की सही तरफ। सही बात है, अगर सही सर बात है। मेरे को अगर प्लस पॉइंट अगर फ़ायदा मिला तो मैं साइंस ग्रुप में था, क्योंकि सर हम वो जो दिलपाल सर, हम दोनों केमिस्ट्री पढ़ते थे या फिजिक्स पढ़ते थे, हमको प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या हुँ, क्या हुँ। समझाना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो हम यही सोचते हैं कि हम साइंस ग्रुप के हैं, उसके बाद इतना मतलब कहीं न कहीं सर ये बोल सकता हूँ कि 9th और 10th का जो फिजिक्स है उसको करने में हमको पसीने आते थे, क्योंकि हुँ। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना सर, प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो हम ये सोचते थे कि यार जो साइंस ग्रुप का नहीं है, जो आर्ट का है, भाई उसके लिए कितनी प्रॉब्लम आती होगी यार, कि मतलब ठीक है ऐसे से अपन पढ़ सकते हैं, ऐसे से पढ़ना है, इतना हुँ। समझना फिर भी पर समझ में आ जाता है। पर सही उनके है। लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होगा साइंस, तो कहीं न कहीं ये सिलेबस थोड़ा-सा साइंस ग्रुप की तरफ से झुकाव तो है इसका, ये तो स्पेशली साइंस में तो है सर। हाँ, नहीं अब वो तो कवर तो अब करना पड़ेगा जो है सो है। बस ये है कि अब टाइम भी मिल रहा है, अब अगली परीक्षा हुई तब तक तो कोई बहुत अच्छे से कवर कर लेगा मैथ को भी, साइंस को भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है अब तो, किया जा बिल्कुल सर। सकता है। तो हमने सर उसको अब एग्ज़ाम नेगेटिव नहीं लिया था कि सिलेबस। हाँ, हाँ, सही सर बात बोलिए। है। जी, आप बोल रहे थे नेगेटिव नहीं लेना? हाँ, मतलब सिलेबस चेंज हुआ तो हमने उसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लिया। हमने ये लिया कि सभी लोग फ्रेश हैं, अब सब बराबर है, क्योंकि मैं इधर वर्ग 2 में लगा हुआ था, तो मेरा हुँ। ये था कि मेरे लिए तो सिलेबस नया, सबके लिए नया है। तो हमें हुँ, हुँ। नेगेटिव नहीं था, क्योंकि सर सिलेक्शन लेना था। नेगेटिव सोच के हम करते क्या थे? हुँ, क्योंकि हुँ। सिलेक्शन लेना है तो वो था कि करना तो है, और फिर वो कहीं न कहीं सर एक तो सिलेबस का पता चल गया था, मेरे को क्लियर था आपकी वीडियोज़ देख के कि आपको एनसीईआरटी में रहना पड़ेगा। सिलेबस भी वो एनसीईआरटी से दे रहे हैं, तो सिर्फ बुक से पढ़ना है। पर ये है कि सर सिलेबस आने के 5, 7, 8 दिन सर सिर्फ मैं बुक की खोज में रहा कि बोलिए सर ना वो जो क्लियर। बुक का अगर मैं आपसे बोलूँ तो जो मैं बहुत लंबे टाइम से सर मैं आपकी वीडियोज़ देख रहा था, हुँ, तो हुँ। पर जो है वो भरोसा मेरे को कि बुक पे इतना, क्योंकि सर बिना अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं मैं आपकी कंटिन्यू जो वीडियो देख रहा था, वर्ग हाँ, 2 हाँ। टाइम भी आप बुक के ऊपर फ़ोकस कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं था, इसीलिए मैं बुक के ऊपर था।
पर ये है कि बुक के ऊपर आपको खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बुक पढ़ने की। यूट्यूब सही में क्या बात है है। कि आप सिर्फ बैठे-बैठे देख रहे हो, पर ये था सर। बिल्कुल, उस समय इसमें यूट्यूब कुछ से भी क्वेश्चन। इसलिए बचा था कि इतने दिन का एक हाँ सर। हाँ, इसमें कुछ सर क्वेश्चंस और यूट्यूब से अपन। बचने का कारण ये था कि मैंने हाँ, हाँ थोड़ा सा सर आप मतलब बोलिए। ब्लरिंग वगैरह होने लगी है, मतलब कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है अर्जुन जी कोई? सर कुछ फ़ोन आ रहे थे तो उसके कारण हो रहा था वो, अब नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, ठीक, अभी तो नहीं आ रहे ना? हाँ, ये हाँ, अभी नहीं थोड़ा-सा आ वो। रहे। ठीक है, अब थोड़ा-सा और कर लेते हैं अपन, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करते हैं नहीं, नहीं, कोई 10-15 मिनट दिक्कत लग। नहीं सर वो तो नहीं उसको कट कर दिए मैंने, ठीक है। ठीक, 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 कट ठीक, कर ठीक। दिए मैंने, ठीक है। ठीक है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो काम के हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और लगभग 10 या 15 मिनट में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे फिर। नहीं सर आप आराम से तो करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि अपन को हर चीज़ थोड़ा-सा अच्छे से उनको बताएँगे अभ्यर्थियों को, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि 10 मिनट के इंटरव्यू में 10 मिनट में आप अपनी पूरी यात्रा नहीं बता सकते, मुझे भी ये लगता है। तो इसमें हम बात करें एक चीज़, जैसे कि आपने अभी धीरपाल सर का कई बार ज़िक्र किया, तो अ, मतलब कैसे आप दोनों साथ में पढ़ते थे? थोड़ा-सा ये मुझे बताइएगा, और सर का सिलेक्शन भी सर हो ये गया? था कि हाँ सर उनके भी सर गेस्ट से उनकी 7th रैंक लगी है। अगर गेस्ट की क्या बात बात है! करें ओबीसी से तो बहुत-बहुत गेस्ट ओबीसी शुभकामनाएँ। से उनकी 7th रैंक है। सर बहुत ओके। टैलेंटेड हैं दिलपाल सर और बहुत बड़े फैन हैं आपके पहली बात तो सर, तो उनकी तरफ से बहुत धन्यवाद आपको स्पेशली टेस्ट के लिए। उनको भी तो बहुत-बहुत सर धन्यवाद, हम उनका दोनों शुभकामनाएँ भी, सिलेक्शन हो गया सर का। ये सर और हम दोनों की क्या सर वो लाइब्रेरी में आते थे, वो लाइमेन का पढ़ते थे उस टाइम जब मैं वर्ग 2 का पढ़ रहा था, तो वो लाइमेन का पढ़ते थे। लाइमेन भी सर 2-3 नंबर से वो रह गए थे। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसके बाद उनके पास भी डीएड था और इधर वर्ग 3 मेरा था, उनका था, तो हम वर्ग 3 में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए। हुँ, तो हुँ, हुँ। वर्ग 3 में सर हमारा ये था कि वो मेरे से बड़े हैं, तो भैया जैसे हैं, तो जैसे मैंने आपका कोर्स खरीदा, मैंने आपके टेस्ट दिए, फिर मैंने उनसे बोला कि सर इनका टेस्ट तो देना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। उन्होंने भी सर हुँ, सेम एज़ इट इज़ जो कोर्स मैंने लिया था ना कोचिंग का, उन्होंने भी लिया था वो। उन्होंने भी सर हुँ, एक भी वीडियो नहीं देखे उस कोचिंग के, उन्होंने भी नहीं देखे बिल्कुल। हुँ, पर हुँ, हमारा हुँ, सर एक दोनों भाई जैसा सिस्टम ऐसा था कि अगर वो एक लाइन कहीं से पढ़ के आ रहे हैं हुँ, हुँ, और उन्होंने अगर नई चीज़ पढ़ी है, तो वो मेरे को पहले बताएँगे कि अर्जुन ये चीज़ मैंने पढ़ी है यार, उसमें ये होता है, क्वेश्चन गलत हुआ था ना, इसलिए ये पढ़ना। वो हुँ, मेरा भी हुँ, सेम एज़ इट इज़ होता है कि यार सर ये मैं सर बोलता हूँ उनको वैसे पर है भैया वो। तो हुँ, मैंने हुँ, कहा हुँ, सर ये चीज़ें मतलब हम दोनों ये थे कि अगर कुछ नई चीज़ दोनों ने कुछ पढ़ी है, तो तब तक डाइजेस्ट नहीं होगी जब तक एक-दूसरे को हम नहीं बताएँगे। हुँ, हुँ, और सर उनके साथ रहने से एक ट्रस्ट कैसा होता है, वो मैं उनसे सीखा और हम दोनों ही बात करते थे आपस में। सिर्फ़ हम दोनों सर बात करते सिर्फ़ पढ़ाई, वर्ग 3 के इसके अलावा हम कुछ भी बात नहीं करते। हुँ, और हम हुँ, दोनों का एक पॉजिटिव ये था कि एनी हाउ कंडीशन में सिलेक्शन होगा। ऊपर वाला जो हुँ, ईश्वर है भगवान श्री जी वो सिलेक्शन दिलवाएगी। हुँ, तो हम हुँ, हुँ, हमारा एक पॉजिटिव था सर कि हम 3-4 महीने साथ में रहे पर हमने एक बार भी ऐसी बात नहीं करी कि सिलेक्शन नहीं होगा। हम कुछ चीज़ों के ऊपर प्रोबेबिलिटी जाते हैं कि सिलेक्शन होने के कारण क्या-क्या हैं। क्योंकि हम दोनों के जो नंबर थे सर वो नंबर बहुत टेस्ट लगाते थे, बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं रहता। 2-3 4 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, 5 नंबर का डिफरेंस रहता। और क्या था कि कुछ 2-4 बार वो भी टेस्ट में मेरे से आगे निकले। हुँ, बहुत हुँ, हुँ, टैलेंटेड है सर पर सिस्टम ये था बीच में कि मैं नॉन गेस्ट से था और वो गेस्ट से थे, तो मेरे को उनसे हुँ, ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ेगा, ये एक हुँ, नेसेसरी था। क्योंकि सर सही आप बात भी समझते हैं 50% रिजर्वेशन है, तो गेस्ट का इतना टफ नहीं है जितना कंपेयर टू नॉन गेस्ट का। सही बात है। तो इस जर्नी में सर मैं ये सीखा कि अगर आपके साथ बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो पढ़ कुछ रहे हैं और आपको बता कुछ रहे हैं, हुँ, मिसगाइड हुँ, ज़्यादा कर रहे हैं। तो हुँ, हमारे हुँ, दोनों के बीच में ऐसा कॉम्पिटिशन कभी भी नहीं था कि यार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, सिलेक्शन दोनों का ही होगा। पर हुँ, दोनों में भरोसा बहुत ज़्यादा था सर कि और वो दिखता भी था सर, हम दोनों साथ में अगर कुछ पढ़ा है कि सर मैंने आज ये पढ़ा है, तो आप देख लेना कहाँ से पढ़ना है आपको। कहाँ से पढ़ना क्या वो पढ़ना सर हमारा एक ही सोर्सेज़ था एनसीईआरटी। हुँ, दोनों के पास हुँ, सेपरेट एनसीईआरटी भी थी, जो एनसीईआरटी हमको नहीं मिली वो पढ़ते या मैं पढ़ लेता हुँ, पहले मैं बता देता कि आज मैंने पढ़ लिया, आप ये पढ़ लेना। और उनको हाँ, बताता भी मैं कि इस एनसीईआरटी में ये है, वो मेरे को बताते कि इस एनसीईआरटी में ये चीज़ें हैं, तो इसको पढ़ना ही है। तो हुँ, सर हुँ, ऐसा था भाईचारा बहुत ज़्यादा था कि मतलब वो बताना है, मतलब यहाँ कंडीशन में बताना है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे सर फ़ायदेमंद थी। हुँ, अ, और थोड़ा-सा ये था कि सर हम डेली चाय के बहाने जाते थे लाइब्रेरी से, हुँ, 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 शाम के टाइम थोड़ा-सा।
तो हम 1 घंटे के समथिंग वहाँ पे रहते थे, और 1 घंटे हम दिन भर में जो पढ़े हैं, उसके बारे में डिस्कस करते कि यार ये चीज़ें ये पढ़ी है, इसका क्या करना है, इनफ है या नहीं है। कुछ चीज़ समझ में, कुछ टॉपिक मैंने पढ़े हैं, वो टॉपिक निकल जाते, तो वो टॉपिक में हमको क्लियर करता कि इसमें ये वाली चीज़ें हैं। अगर कुछ भूल जाता उसको बताने में, तो वापस आके पढ़ लेता, या वो आके पढ़ लेते। तो वो हम बता, क्योंकि वो लाइनमैन से थे ना सर, तो उनका फिजिक्स बहुत अच्छा था, स्पेशली मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक वाला चीज़ है, तो उनका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर था उसमें, तो उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझाई। और आपका टेस्ट लगाया हमने, टेस्ट हम दोनों कहीं न कहीं टेस्ट इस टाइम पे लगाते हैं कि शाम के पहले वो टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं या तो सुबह लगा लेता या दिन में लगा लेता। टेस्ट संडे को दोनों फ्री रहते, क्योंकि वो भी गेस्ट में जा रहा था, मैं भी गेस्ट में जा रहा था। तो संडे को हम टेस्ट लगाते, और उसके बाद शाम को हम ये रास्ता देखते कि दोनों का टेस्ट लग गया, और उसके बाद हम दोनों चाय के लिए जाते और उस टेस्ट के बारे में 1-2 घंटे डिस्कस करते कि यार तूने ये गलती कैसे कर दी। हम दोनों की स्क्रीन पे टेस्ट खुला रहता, हम क्वेश्चन मिलाते कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया, और ये कैसे गलत कर दिया तूने। वो डांटते भी थे मेरे को कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे को बहुत पढ़ना पड़ेगा, तू नॉन गेस्ट से है। तो ये पॉजिटिव ये था कि सर हम सारी चीज डिस्कस करते थे, और हम वर्ग 3 के उसमें दुनियादारी की बात कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ बात करते थे पढ़ने की। और उनके अलावा सर जो बुक का था, कहीं ना कहीं मैं बुक के ऊपर था, तो वो भी बुक के ऊपर आ गए थे, तो हम दोनों का भरोसा था सर बुक पर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा व्यक्ति की जरूरत नहीं होती सर, बहुत ज्यादा भी है तो फिर सभी की मेंटेलिटी एक अलग लेवल की रहती है, तो वो डिस्टर्ब भी करती है। तो सर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कम लोग रखो पर ईमानदार लोग अपने साथ रखो। तो वो मेरे को हमेशा डांटते थे भी सही कि तू ये गलत कर रहा है, तेरे को ये करना चाहिए, इतने कम नंबर कैसे आ रहे हैं तेरे को। पॉजिटिव वे में डांटते थे सर, नेगेटिव वाला नहीं था सर। तो उनसे हम ईमानदारी सीखा मैं उस इस जर्नी में, तो सर उनको तो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। पर हाँ, अगर जैसे कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक आध व्यक्ति को साथ में रखना जरूरी इसलिए है कि कुछ टॉपिक में ही जो पढ़ रहा हूँ सर, और दूसरा वाला जो टॉपिक पढ़ रहा है, दोनों का एक समझने का तरीका अलग है। तो कुछ चीज अगर जो मैंने स्किप कर दी है, छोड़ दी है, वो सामने वाला मेरे को बता देगा, उसको मैं बता दूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों को फायदा हो जाएगा उससे। मतलब तो ग्रुप अभी भी सर स्टडी, मतलब ग्रुप में साथ करना, मतलब तैयारी करना बहुत बढ़िया। और मतलब मैंने भी देखा है कि अब टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो यदि साथ में डिस्कशन इसका हो जाए सॉल्यूशन का कि भाई तेरा सही है या मेरा सही है, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार आखिरकार भाई इस व्यक्ति की मेंटेलिटी क्या थी कि मेरा तो गलत है इसका सही हो गया, या उसका गलत हो गया मेरा सही होगा। तो मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं अपन और पॉजिटिव बना रहे होते हैं वहां पे। नहीं, उसमें सर रहता था कि साइंस में जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते, या एसएसटी में कुछ क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि यही टॉपिक हमारे ऐसे थे कि इसमें गलत होते थे। तो मैं उनको बोलता कि सर आप क्या कर रहे हो यार, आपने ये सही कर दिया, मेरे को क्यों नहीं बताया ये चीजें कि आपका ये टॉपिक क्लियर है। अरे मेरे को मतलब वो पता थोड़ी रहता है पहले कि गलत है, पर वो एक दूसरे के पे अधिकार भी था कि यार ये टॉपिक आपका सही हुआ, तो मेरे को आज ये टॉपिक आप समझा देना। तो वीकली सर हमारा क्या चलता था कि टेस्ट दिया संडे को, आपस में डिस्कस किया, दोनों को एक दूसरे की क्या पता चल गई कि मिस्टेक कहाँ पे है। अगर मेरे को लगता है कि धीरपाल सर ने ये गलती करी है, मतलब ये टॉपिक मेरा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मैं उनको वो चीजें बताता कि सर इसमें ये चीजें हैं, इस पे बहुत सारी चीजें वो मेरे को बताते कि तूने ये गलती करती, मेरे को ये पता है, तो वो मेरे को बता देते। तो हमारा ऐसा नहीं था कि यार इनको आता है तो भैया ये मेरे से ज्यादा नंबर ले आएंगे। वो दोनों का सर बहुत अच्छी चीज ये थी कि वो ये चाहते थे कि तेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं चाहता था कि तुम्हारा आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन मतलब ईमानदार बहुत थे सर, बहुत ज्यादा ईमानदार थे। और उन्होंने मेरा ध्यान भी सर छोटे भाई जैसे मतलब जैसा बड़े ब्रदर वाला बहुत सपोर्टिव रहे वो मेरे साथ कि। और सर दूसरा ये है कि जैसे अगर आपस में आप दो लोग रहो तो दोनों का या तो रहो मत रहो, तो फिर ईमानदार रहो दोनों के साथ बहुत अच्छे से। और दूसरा ये था कि एक दूसरे की गलतियों को बताने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो सही बात। हेजिटेशन हो रहा है तो सर फिर वो रियलिटी से अपन दूर जा रहे हैं सर। वो सर हम हाँ। दुनियादारी की बात नहीं करते कौन क्या कर रहा है, सिर्फ हमारी बात करते हैं कि हम पढ़ाई में क्या कर रहे हैं। तो ये था सर। तो ये तो मेरी अगर सर अभी सिलेक्शन हुआ है तो इसका सबसे बड़ा सर अगर डेट में अगर किसी को करूं तो धीरपाल सर ने बहुत सहयोग करा सर, मेरे को बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था। सही बात। नहीं, ग्रुप अच्छा होना चाहिए, बहुत हेल्प मिलती है इसमें। हम एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे, अपने लिए पूछना चाहूँगा। जैसे कि कोई अभ्यर्थी अब जो तैयारी कर रहा है वर्ग 2 या 3 की, मतलब 2 की 3 की प्री या मेंस, तो जो हम अभी टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे, यदि कोई अभ्यर्थी यहाँ से करना है प्रैक्टिस, तो मतलब उसको कितनी हेल्प हो सकती है? आप तो सेलेक्टेड हैं, आपने यहाँ से लगा है, आपको सब आइडिया, तो आप उनको क्या सलाह दे सकते हैं? सर मैं तो इतना बोलूंगा कि अगर स्पेशली टीचिंग फील्ड में अगर कोई है
तो मेरे हिसाब से उसको अनडाउटली सर, क्योंकि सर फालतू में झूठ वगैरह ऐसा बोलता भी नहीं हूँ और ऐसा वो दिखा हुआ है नहीं। पर मेरे अनुभव से सर, अगर वर्ग 2 में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अभी आपने खान सर का इंटरव्यू लिया था वर्ग 2 में इसके लिए। हाँ, उनका इंटरव्यू मैंने सुना सर, देखा। मेरे को वर्ग 2 में सर मेरी गलतियां, हर वो व्यक्ति जो बोल रहा है और मेरे को मेरी गलतियां कंटिन्यू नजर आ रही कि मैं कहाँ कितना गलत था। मतलब उस टाइम सर मैं पूरा एक सर की मैंने क्लासेस ले रखी थी, अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। पर मैं टोटली उनके ऊपर डिपेंड हो गया कि वो जो सर पढ़ा सर वही पढ़ना, उसके अलावा मैंने, क्योंकि वर्ग 2 का सिलेबस भी थोड़ा उस टाइप का था। तो वो बंदा जो उस खान सर थे जो बता रहे थे सिलेक्शन जिनका हुआ है वर्ग 2 में से, तो मेरे को पूरी मेरी गलतियां नजर आ रही थी कि मैंने आपका टेस्ट भी नहीं लिया, जहाँ पे मैं टेस्ट लगा रहा था वहां पे सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस जो टेस्ट चल रहे थे, मेरे को मेरी गलतियां नहीं दिखी है मेरे को उस ड्यूरेशन टाइम में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका टेस्ट एज अ टीचर में डेडिकेट व्यक्तियों को बिल्कुल लेना चाहिए। और स्पेशली मैं तो ऐसा भी नहीं बोलूँ कि आपको लेना चाहिए, आप एक आध दो टेस्ट लगाओ ना वहाँ पे। अगर आपको टेस्ट में लगा अगर आपको फील नहीं आता है तो मत लगाओ, कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लो। पर सही बात है। मेरा अनुभव तो सर 100% है। अगर आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैंने आपको मैसेज किया था, तो उस मैसेज का मेरा ये था कि सर बस एक बार देख ले, आपको थैंक यू बोल दो, क्योंकि अनडाउटली सर धीरपाल सर हम दोनों से भी ये थे कि इस बंदे से बस एक बार थोड़ी सी बात हो जाए, उनको थैंक यू बोल दें भाई कि बहुत सही होगा रहा सर। स्पेशली क्योंकि हमारा वीकली अगर टारगेट बनता है तो आपके टेस्ट से बनता है, और आपके टेस्ट में पता नहीं आप कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हो। एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, पर एनसीईआरटी में हमारा डायमेंशन चेंज हो रहा है कि यार ये चीज दे तो रखी, पर अपन ने इस एंगल से क्यों नहीं पढ़ी इसको। तो आपके टेस्ट ने हमको वो बताया कि हम वीकली सर रिवीजन कंटिन्यू चलता है एनसीईआरटी का, पर वो टेस्ट देते हैं उससे एक नया नजरिया मिलता है कि बुक को ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा तब ये आंसर्स मिलेंगे। और मेरे को लगता है कि अगर वो सीरियस बंदा है, समझदार बंदा है, वो आपके एक्सप्लेन को देखेगा तो उसको सवाल ही नहीं आएंगे सर। वो दूसरा ये कि जैसे मैंने मेरे फ्रेंड के वाइफ है, उनको भी आपका दिलवाया था मैंने सर। उनका मैं आपको बताता हूँ ऐसा कि वो जब मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रहा था, वो उस टाइम से वर्ग 3 की तैयारी लगी हुई थी, और उस कोचिंग उन्होंने ऑफलाइन बेच खरीद रखी थी। वो भी बहुत टैलेंटेड है, पर वो टोटली उस कोचिंग के भरोसे रही। उस कोचिंग वालों ने जो टेस्ट दे दिया वहां से टेस्ट लगा रही है वो। तो मेरा ये था कि भाई ये जो भाभी है, मतलब भाभी लगती है वो, ये भाभी मतलब इतना पढ़ रही है वहां पे, मैं तो फिर कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ वो बोल रहा हूँ, मेरा फ्रेंड बता रहा था 200-300 लोग बैठते थे वहां पे ऑफलाइन बेच में। मैंने कहा ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, अपन कहाँ है इसमें। तो फिर मैंने उनका देखा कि वो कंटिन्यू सर सिर्फ कोचिंग के भरोसे। तो मेरे को कोचिंग के ऊपर से थोड़ा सा हट गया था, इतना विश्वास मेरे को किसी के ऊपर नहीं रहा कि मतलब कोई पढ़ा दो मैं मान लूं कि भाई 100% यही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि मेरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने पीवाईक्यू लगाए हुए थे। तो मेरे को लगता है कि जो भी तैयारी कर रहा है उसको टेस्ट तो लगाना पड़ेगा, और आपके टेस्ट की अगर बात है तो लगा के देख लो ना। क्योंकि वर्ग 2 में इसलिए कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण ये है कि अगर मैं टेस्ट लगा लेता, अगर आपके टेस्ट पे एक आध बार में चला जाता, तो शायद मैं वर्ग 3 की जगह पे वर्ग 2 में हो जाता। मेरे को पर्सनली फील होता है। और सर एक और मैं आपके बारे में थैंक यू क्या बोलूं सर, थैंक यू थोड़ा सा छोटा वर्ड है, क्योंकि वो आभार आपका ऐसा तो बहुत मतलब बहुत वैल्यूबल हुआ। आपके जो वीकली वीडियो आते हैं सर, उसका सर फायदा पता क्या रहता है कि जैसे मैं टीचिंग से जुड़ा हूँ, तो मेरे को एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया अंदर से कि टीचिंग में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर मैं स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ पे मेरे को 6-7 साल हो गए थे। वहाँ पे मैं एज अ परमानेंट टाइप था कि मेरे को मतलब गर्मी में सैलरी वगैरह अच्छी सैलरी वगैरह थी, मतलब अच्छे मिल रहे थे। तो आपके वीडियोस वगैरह में वीकली देखता ना, तो मेरा दिमाग क्लियर था कि मेरे को गवर्नमेंट में जाना है और मेरा लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भटकाव तो है सर, ऐसा तो नहीं कि भटकाव नहीं है। तो आपका जो वीकली टेस्ट आता था ना, वो एक ऐसा मोटिवेशन तो इनर था, पर आपको बाहर ऐसा था कि हाँ अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कुछ आपके 15 या 20 मिनट का वीडियो था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाते सर कि जहां पर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ नई चीज मिल गई कि ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो मेरे को सर ऐसा लगा कि आपकी वीडियो ने मेरे को वीकली, वो धीरपाल सर बोलते थे, अगर मैं ऐसा लग सकता है कि मैं गलत हूँ, और मेरे को ऐसा लगा कि जो धीरपाल सर बोलते थे कि यार इसमें कुछ भैया का वीडियो नहीं आया यार, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो उससे हमको वीकली सपोर्ट मिलता था कि एक्चुअल में हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, और गलत जा रहे हैं तो कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो उसने कंटिन्यू हमको बांधे रखा सर, सिस्टम ऐसा रहा कि बांधे रखा। नहीं सही तो सही ये बात है, रहा ये सर, तो उसके लिए सर हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो धीरपाल सर की तरफ से बहुत ज्यादा धन्यवाद सर आपको, क्योंकि हम दोनों जी जी। बहुत बहुत ज्यादा मानते हैं आप। नहीं नहीं, आपने आपने बहुत मेन चीज है कि आपने मेहनत करी है। क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सलाह दी, अब उस सलाह को कितने अभ्यर्थी एक्सेप्ट कर रहे हैं ये उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं मतलब मैंने भी मतलब
कभी भी मैं कोई सी भी चीज बताता हूँ तो मतलब रट के नहीं आता पहले से, जो भी मतलब मैंने अनुभव से सीखा है, करा है, या जो भी दिल में रहता है वो सीधा यहाँ पे रख देता हूँ। अर्जुन जी, मैं ये बता रहा था कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो वो पूरे दिल से बताता हूँ कि मतलब ये नहीं रहता कि मतलब कुछ रट के आ गया और वो बता दिया मैंने। नहीं, जो भी अपने हृदय में चीज़ें आई हुई हैं अपन ने वो सामने वाले को अपन साझा कर देते हैं, तो इससे सामने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़े स्तर पे फायदा मिलता है। कभी कभी इसका मतलब नुकसान तो नहीं है, प्रॉफिट ही है कि कई बार मैं जो बात 10 मिनट में बतानी होती है वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इसका प्रॉफिट ही होता है। मैंने देखा है कि एमपीपीएससी ये बड़े-बड़े एग्जाम्स। सर मेरे को हाँ, हाँ, जी। सर जैसे मैंने जो आपके वीडियोस देखे हैं, अगर मैं मेरे अनुभव की मैं बात करता हूँ सर, सर हाँ, आप हाँ। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि वो लाइक मेरे को ऐसा लगा कि कुछ बनावटी या फ्रॉड वाला सिस्टम मेरे को आज तक दिखा ही नहीं आपका। तो अर्जुन जी, आपसे एक हम सुझाव चाहेंगे, खासकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, प्रथम बार तैयारी कर रहे हैं और या उनका सेकंड, थर्ड जो भी अटेम्प्ट हो, तो उनको आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ऐसा किसी को सजेशन मेरा अनुभव से ये जरूर दे सकता हूँ कि अगर तैयारी करना है, जैसे अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आपकी क्लासेस पे अभी एमसीक्यू अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि वीकली आपका सिलेबस हो या ना हो, आप एमसीक्यू दो, उसको एनालिसिस करो, ताकि आपको एक टॉपिक का भी पता लगेगा कि इतने एमसीक्यू आप एग्जाम तक भी नहीं दे पाओगे सर, क्योंकि एमसीक्यू मतलब अगर हम पूरा फुल एंड टेस्ट दे तो पूरा दिन चाहिए उसमें। तो आपको एक नजरिया मिलता रहेगा, एक आपको दिशा मिलती रहेगी कि क्या चीजें अपने को नहीं आती। अगर आप वीकली हर एक टॉपिक कवर करते रहोगे तो मेरे को लगता है कि एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आप नंबर पे बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं सर, नंबर अपने आप बढ़ते रहेंगे। अगर नंबर को अपन ने दिया तो नंबर फिर डिमोटिवेट भी करता है और नंबर फिर डराता है और व्यक्ति फिर टेस्ट देना छोड़ देता है, क्योंकि अपने को एग्जाम निकालना है, ये टेस्ट नहीं निकालना है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट तो अपने जाएंगे और फिर टेस्ट में अपनी गलतियां दिखेंगी सर, क्योंकि बहुत मेरे को लगता है सर कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, एक आध दो वर्ड गलत पढ़ लिया और उस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। तो मेरे को लगता है कि प्री के लिए तो उनको और मेंस के लिए भी सर वही है कि आप वीकली टेस्ट दो, उस वीक में आपको पता लग रहा है कि, क्योंकि टेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा टेस्ट ही टेस्ट देना है। आपने टेस्ट दिया, आपको कुछ गलतियां हुए, एक आध दो टॉपिक आपने एक दो दिन में क्लियर कर लिए, बाकी आपका जो सिलेबस चल रहा है वो आप सिलेबस चलते रहो। वो दूसरा मेरा ये है सर कि आप प्रॉपर किसी कोचिंग या किसी के भरोसे ना रहें। अपने अगर सर जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने सर जो सिलेबस है उसकी 2 प्रिंट आउट निकाल रखी थी। उस सिलेबस पे मैंने हर उस पे पेंसिल से लिख रखा था कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से इसको रिवाइज करना है। तो कोचिंग वाले भी सर मेरे को लगता है कि इतना फायदेमंद है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट बहुत अलग है सर। जो बहुत कोचिंग अलग है। वाले अपने इस तरह से बताते हैं कि पेपर ऐसा बना दिया, ऐसा सिलेबस दे दिया, सर जिन्होंने मेरे को लगता है सिलेबस बनाया है, पेपर बना रहे हैं सर, वो बहुत एजुकेटेड, बहुत हाई एजुकेटेड लोग हैं और अपनी समझ जहाँ तक नहीं जाएगी वहां तक हो जाए। कोचिंग वाले ब्लेम ज्यादा करते हैं कि ऐसा हो गया, सिर्फ फालतू चीजें। मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना लिमिटेड रखो। जो चीजें समझ नहीं आ रही मेरे को लगता है उसी पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी सर मोबाइल से, क्योंकि बिना मोबाइल से नहीं पढ़ सकते। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे उनके लिए आप डिपेंड रहो, अदरवाइज आप बुक का हेल्पफुल हो ना। सर मैक्सिमम चीजें बुक में है, आप 100% के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि कुछ ना कुछ है। जैसे मेरा इस टाइप इंग्लिश था इस वर्ग 3 में कि इंग्लिश में उस फुल ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उसको थोड़ा सा एक लिमिट में रखा। बाकी मैंने दूसरी चीजों में फोकस करा। अगर आज की डेट में अभी मैं पढ़ता तो फिर मैं सारे टॉपिक को एक टाइम देता, क्योंकि हर एक व्यक्ति मतलब बच्चे का सर एक कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट है। अपने प्लस पॉइंट पे काम करें और अपने पर भरोसा रखना ज्यादा जरूरी है सर। मैं बहुत पॉजिटिव रहता था और मेरे को आपके वीडियो से सर नेगेटिविटी नहीं आती। अगर कोई आपका कंटिन्यू आपको देखता है तो मुझे लगता नहीं कि उसको आपने आज तक नेगेटिव किया हो। पर ये थोड़ा सा एक गट्स भी अपने अंदर होना चाहिए कि अपन रियलिटी को भी एक्सेप्ट करें। अगर अपना कुछ चीज नहीं आ रही तो उसको सीखने में टाइम लगाए, ना कि पोस्टने में क्या इसमें, क्योंकि लोगों को अपनी गलतियां सुनने का में मतलब अच्छा नहीं लगता है। और मेरे को लगता है कि अपने ऊपर काम करना चाहिए और भरोसा अपने ऊपर रखो। ज्यादा किसी को मेरे को लगता है किसी को ज्यादा फालतू बताने की जरूरत है। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, आपकी वीकनेस आपको पता है, तो दोनों पे काम तो अपने को करना है। तो और सर सबसे ज्यादा मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा कि स्पेशली आपके टेस्ट में को दिशा दी कि एक्चुअल में किधर मेरे को पढ़ना है, और वो चीजें सर कहीं ना कहीं टेस्ट में मतलब एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुई।
तो उसके लिए सर आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर, बहुत ज़्यादा। जी। और एक मौका दिया इसके लिए भी सर बहुत ज़्यादा धन्यवाद। नहीं, आपको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और आगे और भी जहां आप जाना चाहते हैं, नेक्स्ट टारगेट जो भी है वो भी आपका अचीव हो और आप वहां पहुंचें। और जो थैंक यू सर। अभ्यर्थी देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ संदेश देना चाहूँगा। लास्ट 2-4 मिनट लगेंगे बस। तो अर्जुन जी की पूरी जी। कहानी हमने देखी और 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और शायद अभी तक का मैंने जो भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, शायद सबसे बड़ा साक्षात्कार हम कहेंगे, चर्चा ये कहेंगे, डिस्कशन सबसे बड़ी हुई है अभी तक। क्योंकि हमें बहुत बड़ी चर्चा करनी थी, कारण ये था, प्री पे भी बात करनी थी और मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा, तो उस पे भी बात करनी थी और बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी थी, वो आज हमने जानी। मुझे पता है जो बहुत कम अभ्यर्थी लास्ट तक आ पाए होंगे यहाँ तक। कुछ तो क्या है कि वो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, वो शायद चले गए होंगे या बाद में देखेंगे जो भी उनका हो। लेकिन जो यहाँ तक आया है, मतलब उसके अंदर एक वो क्या बोलते हैं, वो प्रज्वलंत ज्वाला मतलब जल रही होगी कि नहीं यार सिलेक्शन पाना है अब आगे चल के। मुझे पता है काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे शायद इस बार सिलेक्शन ना हो पाया हो, जैसे कि सर आपका अर्जुन जी का 2022 में नहीं हो पाया था, 2022-23 में, लेकिन इस बार फाइनली उन्होंने सिलेक्शन लिया और अच्छे खासे अंकों के साथ में स्कोर मतलब सेलेक्टेड हुए हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो यहाँ तक आप आए हैं, आपने देखा, तो इनको नोट करके आप सीखिएगा जरूर सभी। सर ये जो रिजल्ट आया है इसकी मेरे को अभी जो दिख रहा है, मतलब कि जो रैंक लगी है वो सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। पर इसके कारण पता सर आपसे बात हो गई मेरी, तो जो धीरपाल सर और हम दोनों बात करते थे कि कहीं कभी ना कभी बस इनसे बात हो जाए, क्योंकि सर हम दोनों को पता है कि आपकी वैल्यू क्या है सर सिलेक्शन में। वो आपकी जगह टेस्ट नहीं होते तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या होता, वो पता नहीं हमें। पर आपसे बात हो गई सर, और आपको बस थोड़ा सा मतलब थैंक यू तो बहुत ज्यादा है सर आपको। कहीं ना कहीं ईश्वर ने चाहा तो आपसे एक बार जरूर मिलूंगा मैं, पर बिल्कुल इसके कारण आपसे बात हो गई, ये बहुत बहुत मतलब क्या बोलूं सर, मेरे पास वर्ड नहीं है इनको बोलने के लिए। पर बहुत आपका बहुत सपोर्ट है सर, बहुत सपोर्ट रहा आपके टेस्ट का, और स्पेशली आपका भी। अगर आप वीकली मैं से आपसे नहीं जोड़ता तो शायद मेरी दिशा अलग हो जाती, क्योंकि बीच में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर वही है कि अगर सही दिशा में आप काम करो, सही लोगों से जुड़ो तो। और आपसे जुड़ने पर सर ऐसा नहीं लगता मेरे को कि किसी यूट्यूबर का मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगा कि बंदा शायद अपने से जुड़ा हुआ है, मतलब जो चीजें अपने को फेस हो रही है वो बता रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना टाइम निकालते हो, और थैंक यू सर अगेन। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया से आप तो अपनी आगे की तैयारी करें और मुझे पूरा विश्वास है जिन्होंने यहाँ तक देखा बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने और अपनी यात्रा को आप भी गति प्रदान कर दीजिए। और मुझे ये लगता है अर्जुन जी, कभी भी कोई पता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लेट नहीं हुआ होता। किसी की आयु कितनी भी हो गई हो, वो आज भी प्रारंभ करे, यदि आगामी 2 वर्ष 1.5 वर्ष में यदि नौकरी पा लेता है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई भी निराश होकर अध्ययन ना करे। बिल्कुल। तो यहाँ तक आए हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो इंटरव्यू को लाइक कीजिएगा और 2 शब्द कमेंट में लिख के जाइएगा। लास्ट में बोल रहा हूँ, बीच में मैंने नहीं बोला किसी से भी, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ ये चीजें। तो आपको इंटरव्यू अच्छा लगा, आखिरी तक आपने देखा, आपको क्या देखने को मिला, आपने अर्जुन जी की कहानी से क्या सीखा, क्या आपको यूनिकनेस या इस इंटरव्यू में देखने को मिली, वो कमेंट करके बताना। और अब आगे आप कैसे अध्ययन करेंगे वो हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद थैंक यू सर। जी, धन्यवाद आपका भी। सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं।